नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं फिर से एक बार स्वागत करती हूं और आज के अपने इस वीडियो में हम यूपीपीएससी बीईओ प्री 2022 के लिए मॉड्यूल 19 को देखने वाले हैं, जो कि आपका हिंदी माध्यम में है। इंग्लिश मीडियम का भी इसका मॉड्यूल आपको मिल जाएगा या मिल चुका होगा। तो आप तैयारी को निरंतर बनाए रखने के लिए आपको पहले क्या करना है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि कोई भी इस तरह का वीडियो अपलोड हो तो उसका राइट टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिल सके, राइट। इसके बाद हमारा टेलीग्राम का फ्री ग्रुप आपको ज्वाइन करना है। इसी के साथ साथ जो भी मॉड्यूल्स मैं आपको यहाँ पर पढ़ाती हूँ उस पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चन पेड क्विज में डेली करवाए जा रहे हैं, उनको फॉलो करते रहिए ताकि आपकी निरंतर तैयारी बनी रहे। और इन पेड क्विज को जो है आपको इग्नोर नहीं करना है, सेम अपने मॉड्यूल्स की तरह। एक चीज़ मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगी, जो लोग पुराने हैं पूरे मॉड्यूल्स को पूरा देखिए, जो लोग नए हैं मॉड्यूल्स को देखना शुरू करिए, आपको अच्छा लगेगा, आपकी तैयारी निरंतर जारी रहेगी। और अपने साथ में चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं। ये पीटी ओरिएंटेड आपके नोट्स बनाए गए, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें इतने ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको मैं इस तरह से डिफाइन करती हूँ ताकि मेंस आंसर राइटिंग में आपको उसको बेहतर लिख सके। तो मेरा हमेशा यही, हमारी टीम का, सर का हमेशा यही प्रयास रहता है कि आप इसका भरपूर लाभ उठा सकें और इसीलिए इन वीडियोस को फ्री रखा गया है ताकि सब लोग इसका जो है सही तरीके से इस्तेमाल करके अपनी पढ़ाई में कैसे इसको निरंतर बनाए रखने के साथ अपना रिजल्ट पॉजिटिव ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारी वीडियोस को लाइक करना है, हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि सभी लोग इसका भरपूर लाभ उठा सकें, जो भी जिसको इसकी ज़रूरत है। आइए आज के इस मॉड्यूल में हम एज यूजली जैसे सारे मॉड्यूल्स में करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स लेकर आते हैं। इसमें आज हम पॉलिटी के सब्जेक्ट को लेकर आए हैं, जिसमें आज हम संघ और राज्य क्षेत्र से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि कह रहे हैं कि राज्यों का एक संघ है, भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है। तो ये समझने से पहले हमें यहाँ पर इन शब्दों को ध्यान देना है जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। मैं उनको हाईलाइट करती हूँ और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये मेंस आंसर राइटिंग में आप ऐसे शब्दों का जब इस्तेमाल करके आंसर राइटिंग लिखेंगे तो एक बेहतर आंसर आपका निकल कर आएगा। ठीक है, जैसे भारत क्या है, एक प्रभुता संपन्न देश है। ठीक है, प्रभुता संपन्न देश है। मैंने आपको संप्रभुता के बारे में कई बार पहले भी समझाया है, लेकिन यहाँ पर फिर से आया है तो मैं एक बार फिर से इसको डिफाइन कर देती हूँ। देखिए संप्रभुता क्या होता है, आप देखेंगे कि संप्रभुता क्या है। जैसे 1947 से पहले जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो पूरा अधिकार था हमारे देश पर था। मतलब हमारे जो इंटरनल डिसीजंस हुआ करते थे, एक्सटर्नल डिसीजन हुआ करते थे, पूरे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेती थी। तो आज़ादी के बाद भाई सबसे बड़ा मुद्दा यही आया कि राज्य तो भाई बना था पहले भी, भारत देश क्या था, राज्य था एक प्रॉपर, जिसमें जनसंख्या थी, क्षेत्र था, ठीक है, सरकार थी, लेकिन संप्रभु नहीं था। तो संप्रभुता की बात करते हैं जहाँ पर हम खुद के निर्णय ले सकें, अपनी जनसंख्या को ध्यान में रखकर, भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में रखकर, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कंडीशंस को ध्यान में रखकर हम यहाँ के खुद के डिसीजन अपने आप लें, ना कि कोई बाहरी शक्ति या बाहरी प्रभावों का उस पर जो है अंश देखा जाए उस पर। तो इसलिए संप्रभुता जो है एक देश को बहुत पूरा करती है, उसके राज्य को पूरा करती है। तो संप्रभुता बहुत ज़रूरी होती है और तो उसी शब्द का यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन किया गया है। इसके बाद कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष क्या होता है इसको डिटेल में समझते हैं यहाँ। तो देखिए धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो एक्चुअली में आप देखेंगे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। और आप देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 1974 में कहा था कि धर्मनिरपेक्ष जो राज्य है उस शब्द का मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं, ध्यान रखिएगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य जैसे शब्द का कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। और इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे और इसीलिए संविधान में आर्टिकल 25 से लेकर 28 जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का मेंशन किया गया है उसको जोड़ा गया। और भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं और हमारे देश में सभी धर्म समान यानी कि सर्वधर्म समभाव है, उन्हें सरकार का समान समर्थन भी प्राप्त होता है। अब लोकतांत्रिक गणराज्य क्या होता है, देखिए
संविधान की प्रस्तावना में आप देखेंगे कि एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था की परिकल्पना की गई है, यानी कि सर्वोच्च शक्ति जो है वो जनता के हाथ में हो। और इसीलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ क्या है कि भारत का जो प्रमुख है यानी कि राष्ट्रपति है, उसका चुनाव के जरिए, जो राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है और उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। वह इनडायरेक्टली मतलब हम क्या करते हैं, जनता क्या करती है, एमपी मतलब जो सांसद है, ठीक है, जो एमएलए हैं, एमपीज हैं, उनको डायरेक्ट चुनती है, ठीक है, उनके द्वारा राष्ट्रपति वहाँ चयनित होता है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम राष्ट्रपति को चुन रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया है उनका जो राष्ट्रपति का चुनाव है 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। और गणतंत्र के अर्थ में 2 और बातें शामिल होती हैं, जैसे पहली ये कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथों में होने की बजाय लोगों के हाथ में होती है, और दूसरी किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति होती है, और इसीलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होगा। कुछ इस तरह के मेंशन किया जाता है लोकतांत्रिक गणराज्य में। इसीलिए देखिए यहाँ क्या लिखा है कि राष्ट्रपति क्या है, इस संघ की कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख होता है। हमारे देश में 28 राज्य और 8 यूटीज हैं, ठीक है। और इसी के साथ कहते हैं कि भारत के बेड़े से लेकर छोटे और राज्य संघ राज्य क्षेत्र की जो जनसांख्यिकी है, इतिहास है, संस्कृति है, वेशभूषा, त्योहार है, सब बहुत भिन्न भिन्न है। इसलिए वैरायटीज, डाइवर्सिटी एंड वैरायटीज इन इंडिया कहा जाता है, ठीक है। आइए अब नीचे क्या कहा गया है, आर्टिकल 1 क्या कहता है, इसको ध्यान से समझिएगा। जो आपका आर्टिकल 1 है वो एक्चुअल में ये कहता है कि देखिए इसमें राज्यों का समूह की बात की गई है ना। तो ये जो संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से और समझाएंगे इसको। फिलहाल यहाँ पर देखना है कि जो आपका आर्टिकल 1 है उसमें भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया जो राज्यों का संघ होगा, जिसमें भारत शब्द जो है वो देश का नाम और संघ शब्द प्रशासन प्रणाली को दर्शाता है। और राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है। पहले भी मैंने पढ़ाया है ऐसा आपको। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे कि बोल रहे हैं ना यहाँ पर कि राज्यों के समूह का राज्य का संघ कहा गया है। इसको हम समझेंगे, घबराना नहीं। राज्यों का संघ का मतलब क्या है। अब यहाँ मुद्दा ये होने लगा कि भाई कुछ लोग भारत के नाम के समर्थक होने लगे, उसकी दुहाई देने लगे, कुछ लोग कहने लगे नहीं भाई इसका नाम इंडिया ही रखा जाना चाहिए। तो संविधान ने बीच का रास्ता निकाला और कहा कि संविधान सभा ने दोनों को स्वीकार किया, और इसलिए संविधान में क्या मेंशन है, ये इंडिया जो कि भारत इस तरह से मेंशन किया गया है, ना ही केवल इंडिया ना ही केवल भारत। अब दूसरे देशों को संघ बताया गया है और संविधान का जो ढांचा है हमारा वो संघीय यानी कि राज्य। आप देखेंगे जो राज्य और केंद्र दोनों का यहाँ पर वर्चस्व रहता है। दोनों में जो है आप देखते हैं कि कैसे विषयों को विभाजित करके जो है उनका कामों को बंटवारा किया जाता है, वो हमने समझा है। डॉक्टर BR अम्बेडकर कहते हैं कि जो राज्यों का संघ है ना वो संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने के 2 कारण हैं। पहला, एक भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं होता है, और जैसे कि अमेरिका में 2 राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं। सिंपल से समझते हैं राज्यों का संघ क्या है, इसके बाद आप खुद समझ जाएंगे। राज्यों का संघ कहा गया है क्योंकि अमेरिका के विपरीत आप देखेंगे भारत राज्यों के मध्य किसी सौदेबाजी या समझौते का परिणाम नहीं है। कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है, यानी कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ये लाइन लिख सकते हैं आप। भारत क्या है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, और भारत में विभाजन के बाद केंद्र युक्त संघीय व्यवस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोणों को माना गया है। क्लियर है यहाँ तक। इसीलिए आप देखेंगे पूरा देश क्या है, एक है जो विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के लिए बटा हुआ है। दैट्स इट। तो अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्रों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो वो 3 श्रेणियां क्या क्या हैं, तो देखिए ये जो 3 श्रेणियों की जो बात की जा रही है वो आपकी 3 श्रेणियां यानी कि 3 जो कैटेगरीज हैं वो क्या है आर्टिकल 1 के अनुसार। जैसे आप देखेंगे पहला आपका कैटेगरी क्या है इसमें कि टेरिटरीज ऑफ द स्टेट यानी कि राज्यों का क्षेत्र, ठीक है, यानी कि इस राज्यों का राज्य क्षेत्र, और पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट जो है संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। कुछ इस तरह से बोला गया, मतलब ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा
अधिग्रहित किया जा सकता है। कह रहे हैं कि आज़ादी के समय क्या हुआ कि भारत में राजनीतिक इकाइयाँ दो श्रेणियों में बढ़ गईं। किस किस में? एक ब्रिटिश प्रांत यानी कि ब्रिटिश सरकार का शासन के अधीन, दूसरा देसी रियासतें। तो आप देखेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले क्या था कि भारतीय राज्य क्षेत्र दो वर्गों में विभक्त था, जैसे अभी बताया ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें। तो ब्रिटिश भारत में 9 प्रांत और लगभग 552 देशी रियासतें थीं, जिसमें से 549 यानी कि 549 भारत में आसानी से शामिल हो गई और शेष 3 रियासतें जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कराने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। और विभाजन के उपरांत क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र और पृथक राज्यों का यानी कि देशों का निर्माण हुआ। तो देशी रियासतों को 3 ऑप्शंस दिए गए कि भाई आप पहला ये कि भारत में सम्मिलित हो जाइए, दूसरा ये कि पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, या फिर तीसरा आप स्वतंत्र रह सकते हैं। तो जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को क्रमशः जनमत संग्रह, पुलिस कार्रवाई यानी कि ऑपरेशन पोलो और विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा के बाद में मिला लिया गया। तो इस तरह की कुछ स्टोरी रही थी। ठीक है, नीचे भी वही सब चीज़ें दी गई हैं इसमें कि किस तरह से जो 552 देसी रियासतें हैं उनको भारत की भौगोलिक सीमा में लिया गया, इत्यादि चीज़ों को हमने अभी अच्छे से समझा है। क्लियर है? अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? देखिए इसमें क्या हुआ कि संविधान में 1949 में देखेंगे आप कि भारतीय संघ के राज्यों को 4 भागों में बांटा गया, भाग क, ख और ग और घ में। ठीक है, तो पहला जो भाग है वो कहते हैं कि वे राज्य थे जिन्हें अब जो आपका भाग ख है उसमें देखेंगे कि किन किन राज्यों को के बारे में क्या कहा गया, कैसे संघ के राज्यों को वर्गीकृत किया गया। तो बड़े आकार की देशी रियासतों को रखा गया जैसे हैदराबाद और मैसूर। भाग ग में कैसे राज्यों को रखा गया देखेंगे, ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त के शासन और शाही शासन वाले क्षेत्र यानी कि छोटी रियासतें। भाग घ में अकेले अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया। तो इसका जो निर्माण है वो विदेशों से अर्जित राज्य क्षेत्रों से लिया गया था और आरंभ में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को उसकी भौगोलिक सांस्कृतिक स्थिति के कारण इसमें शामिल किया गया। यहाँ तक स्पष्ट हो रही हैं चीज़ें, क्लियर समझ आ रहा है? चलिए अब हम इन सबको समझ लिए, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। आर्टिकल 2 जो है यहाँ पर क्या कहने का प्रयास किया गया है, अनुच्छेद जो 2 है उसको समझ लेते हैं कि क्या कहा गया है। चलिए देखिए आर्टिकल 2 जो है वो आपका क्या कहता है उसको देखते हैं हम यहाँ पर। यानी कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की बात करता है आर्टिकल 2। तो देखेंगे कि संसद जो है वो कानून के द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे तो संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकते हैं। ये प्रावधान क्या, संसद की विधि के द्वारा की बात कर रहे हैं। तो आर्टिकल 2 के अधीन संसद 2 प्रकार की शक्ति प्राप्त है संसद को, जिसमें पहला नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति और दूसरा नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति। और पहले का जो संबद्ध है उन राज्यों से है जो पहले से ही विद्यमान है और दूसरा उन राज्यों से संबंधित है जो पहले से तो स्थापित है लेकिन भारत संघ में शामिल नहीं है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। आप देखेंगे एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिख सकते हैं आप उसे कि आर्टिकल 2A में सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य था जो स्वतंत्र देश था और इससे 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा संघ में शामिल कर भारत के अन्य राज्यों के समकक्ष ही बनाया गया है। यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो गई है? ठीक है, आप कह रहे हैं कि पहली जो शक्ति है उन राज्यों के प्रवेश को लेकर जो अस्तित्व में, ये हमने अभी समझा। इसके बाद आर्टिकल 3 की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या है कि नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं के नाम परिवर्तन की बात की गई है आर्टिकल 3 में। ठीक है, 2 आर्टिकल समझा, दूसरा आर्टिकल, तीसरा आर्टिकल कहता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं और नामों में परिवर्तन। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी राज्य में से उसके क्षेत्र को अलग कर 2 या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर या फिर किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग से मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है और किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो ये सब क्या है, आपके आर्टिकल 3 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आर्टिकल 3 के अंतर्गत ये सारे प्रोविजंस आपके आते हैं। वहीं आप देखते हैं कि मूल संविधान में इस अनुच्छेद के प्रावधान जो प्रोविजन है प्रायः इतने ही थे और आगे चलकर 5वें और 18वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें कुछ और बातें भी जोड़ी गई हैं। ठीक है,
जैसे क्या क्या चीज़ें इसमें हम देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें और इसमें जोड़ी गई हैं, वो ये कही गई हैं कि जो जैसे ये जो प्रोविजंस दी गए उससे पता चलता है कि भारतीय संसद की शक्ति राज्यों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। भाई सीधी सी बात है, क्योंकि राज्यों का अस्तित्व ही संसद की इच्छा पर टिका हुआ है। और ख़ास बात ये होती है कि राज्यों की सीमाओं को बदलने या उनका नाम बदलने के लिए संसद को विशेष बहुमत यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी की भी ज़रूरत नहीं है, वह ऐसा साधारण बहुमत यानी कि सिंपल मेजॉरिटी से भी कर सकते हैं। तो ये रही आपकी सारी कहानी आर्टिकल 3 की। ठीक है, अब आर्टिकल 4 अगर हम देखें तो आर्टिकल 4 जो है क्या कहता है, इसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर। देखिए यहाँ पर जो आर्टिकल 4 है वो कहते हैं कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन जो है वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत होता है, और नए राज्यों का निर्माण, सीमाएं और क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन आर्टिकल 3। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इन दो के अंतर्गत जो भी संशोधन की बात की जा रही है वो 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही कहा गया कि इस तरह का कानून जो है एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है। आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, जो आर्टिकल 2 और 3 की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि संसद की जो शक्ति है वो राज्यों की सीमाएं समाप्त करने और आर्टिकल 3 के अंतर्गत जो भारत क्षेत्र के अन्य देशों को देने की नहीं है। और ये कार्य आपके 368 जो आर्टिकल है यानी कि संशोधन जो है किया जा सकता है, और इसके तहत 9वें संविधान संशोधन 1960 के प्रभावी होने पर ये जो क्षेत्र है उक्त क्षेत्र को पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें कही गई हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है मतलब यही सब कहा गया कि किस 9th जो आप अमेंडमेंट देखेंगे, आप जब अमेंडमेंट पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको समझेंगे। इसके बाद देखेंगे जो 1969 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी। 1969 में सुप्रीम कोर्ट में आपकी व्यवस्था दी कि भाई अब क्या है कि भारत जो और अन्य देशों के बीच जो सीमा निर्धारण विवाद है उसको हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की ज़रूरत नहीं है। ये कार्य जो है वो कार्यपालिका के द्वारा भी किया जा सकता है। किसके द्वारा? एग्जीक्यूटिव के द्वारा भी किया जा सकता है, और इसमें भारतीय क्षेत्र को विदेशों को सौंपना शामिल नहीं किया गया। तो ये सब चीज़ें हैं। मेन आते हैं 100 जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। जो 2015 में 100वां संविधान संशोधन आपका आया था। इसमें कहा गया था कि जो भारत के द्वारा, एक एक लाइन पढ़िए समझ आएगा इसमें, कि भारत के द्वारा कुछ भूभाग का जो अधिग्रहण किया जाए, कुछ अधिग्रहण किया जाएगा इस अधिनियम के द्वारा, और भूभाग को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया जाए। उस समझौते के तहत जो भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच हुआ था। ठीक है, तो इस लेन देन में क्या हुआ, कुछ हिस्सा बांग्लादेश के पास गया, कुछ भारत के पास। तो इसमें क्या हुआ कि भारत ने 111 विदेशी अंतर क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया। ठीक है, भारत ने यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे जबकि बांग्लादेश ने 51 अंतर क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित कर दिया। तो इस तरह से जो 100 अमेंडमेंट है वो आपका भारत और बांग्लादेश के अधिग्रहण और यहाँ पर अधिनियम की बात करता है। ठीक है, संशोधन अधिनियम जो था 100वां संशोधन अधिनियम। इसके बाद देखेंगे स्वतंत्रता के बाद हमने देखा कि नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली अध्यक्षता। अब मेन आता है यहाँ पर फजल अली, जो आपका देखेंगे जो फजल अली की जो अध्यक्षता में एक कमेटी आई थी उसको यहाँ पर समझने का प्रयास करिए, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए जो फजल अली आयोग आया था, देखेंगे आप कि ये दिसंबर 1953 में सरकार के द्वारा 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया गया था। और इस आयोग के अन्य 2 सदस्यों में के.एम. पडिक्कर और एन.एच. कुंजरू शामिल थे। कौन थे? के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू इसमें शामिल थे, जिनके नाम आपको यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इस आयोग ने 1955 में एक रिपोर्ट पेश की जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकार किया गया, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को इन्होंने अनएक्सेप्ट कर दिया, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया, अस्वीकार कर दिया। तो क्या हुआ कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 2 वर्ष तक काफ़ी चिंतन के बाद रिसर्च किया और इस पर कुछ निष्कर्षों पर पहुंचे। उन निष्कर्षों को हम 1-2 लाइन में समझने का प्रयास करेंगे। जैसे केवल भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा और वित्तीय और प्रशासनिक कुशलता यानी कि नेशनल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी की प्रमुखता मिलनी चाहिए। ठीक है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन तर्कता भी व्यवहारिक नहीं है। वस्तुतः ऐसा कोई भी राज्य बनाना प्राय असंभव है जो पूरी तरह से एक भाषी हो, क्योंकि आप देखेंगे एक भाषा का बोलने वाले सभी व्यक्ति भौगोलिक रूप से एक तरह इकट्ठे नहीं रहते हैं कि उस स्थान को राज्य बनाया जाए। एक भाषा का अधिक उपयोग करने वाले क्षेत्र में भी कुछ ऐसी जनसंख्या ज़रूर रहती है जो कि किसी अन्य भाषा का प्रयोग करती है, और इसी कारण से अधिकांश क्षेत्र आप देखेंगे मिश्रित भाषा क्षेत्र यानी कि मिक्स्ड लैंग्वेज एरियाज़ हैं।
किन्हीं दो भाषाई क्षेत्रों के मध्य में ऐसा क्षेत्र ज़रूर पड़ता है जहां दोनों भाषाओं के प्रयोक्ता मिश्रित रूप से रहते हैं और ऐसे स्थानों को हम एक भाषी राज्यों के तर्क के अनुसार बांटना असंभव है। तो ये सब चीज़ें हैं। तभी आप देखेंगे कि यदि किसी स्थान पर रहने वाली जनसंख्या का 70% या अधिक भाग एक ही भाषा का प्रयोग करता हो तो उसे हम एक भाषी राज्य कहते हैं, उसके रूप में पुनर्गठित किया जा सकता है। लेकिन यदि किसी क्षेत्र में दूसरी भाषा बोलने या भाषाई अल्पसंख्यक या जनसंख्या के 30% से अधिक हो तो उस राज्य को एक भाषी राज्य के रूप में पुनर्गठित करने के स्थान पे प्रशासनिक सुविधा के अनुसार पुनर्गठित किया जाना चाहिए ताकि उसे द्विभाषीय राज्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आयोग ने इन सब आधारों पर भारत सरकार को राज्यों के पुनर्गठन की विस्तृत योजना सौंप दी, जिसमें भाषाई राज्यों को प्रायः स्वीकार कर लिया गया था और बम्बई और पंजाब को भाषाई आधार पर बांटने का इस आयोग ने जो उस टाइम में विरोध किया था और इन्हें द्विभाषी राज्यों के रूप में बनाए रखने का सुझाव दिया। और इसमें से कुल 16 राज्यों में निर्माण की सिफारिश की गई और जिसमें विदर्भ और हैदराबाद भी थे। तो ये सब चीज़ें इसमें मोटी मोटी हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दिया गया है, ये मैंने एक्स्ट्रा समझाने का प्रयास इसलिए किया ताकि चीज़ें और थोड़ा सा स्पेसिफाई हो सके और चीज़ें स्पष्ट हो जाए। अगर मेंस में ही पूछा जाता है तो आपका उसका आंसर लिखने में आसानी हो सके। ठीक है, वही सब नीचे दिया। आज़ादी के समय पे आप देखेंगे कि जो है 2 श्रेणियों में बटा हुआ था, ये हम ऊपर ऑलरेडी इसको कवर कर चुके हैं। इंडिपेंडेंस जो हुआ था 1947 से पहले किस प्रकार से सब चीज़ें हैं। अकॉर्डिंग इन जून आप देखेंगे जून में 1948 में भारत सरकार ने के.एम. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की थी। तो भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति जो हुई थी वो धर आयोग के नाम से भी जाना गया है। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो इस आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन जो भाषाई आधार की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किए जाने की सिफारिश की, जिसको हमने फजल अली आयोग में देखा। ठीक है, तो इस धर आयोग में क्या हुआ था कि 1948 में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किया गया और इसमें 1948 में आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें राज्यों के पुनर्गठन का जो आधार है भाषा न रहकर प्रशासनिक सुविधा के अनुसार हो। जैसे 1948 में एक और समिति जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया के नेतृत्व में गठित की गई, जिसे जेवीपी समिति भी कहा गया। इसमें नीचे देखिए जेवीपी समिति के बारे में भी मेंशन किया गया है। ठीक है, जेवीपी कमेटी के बारे में भी मेंशन किया गया है यहाँ पर। तो कह रहे हैं जेवीपी समिति भी कहते हैं और इस समिति ने अप्रैल 1949 में रिपोर्ट सौंपी और इसमें भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को देश की एकता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ वर्षों के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन 1953 में पोट्टी श्रीमुलु, ठीक है, जो कांग्रेसी नेता थे, उनके निधन के कारण ये जो आंदोलन चल रहा था उसकी तीव्रता को देखते हुए मद्रास को भाषाई आधार पर विभाजित करते हुए तेलुगु भाषी एक अलग राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया। तो ये सारी स्टोरी है। यहाँ 1953 में भी आप नीचे देखेंगे कि किस तरह से आंध्र प्रदेश स्टेट की जो है इसका गठन किया तेलुगु पृथक राज्य के रूप में। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पर कई लोगों ने स्ट्राइक भी किया। भाई देखिए ऐसे बदलाव तो थोड़े लंबे समय से चलते, कहते हैं कि इसमें 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद कांग्रेसी जो कार्यकर्ता है पोट्टी श्रीमुलु का निधन हो गया था और इस कारण से फिर आपने देखा यहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश के निर्माण में अन्य क्षेत्रों से भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी। जैसे आप देखेंगे भारत सरकार को 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग जैसे फजल अली की अध्यक्षता में गठित करने के लिए विवश होना पड़ा और हमने देखा अभी के.एम. पडिक्कर के.एच.एन. कुंजरू ने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की थी, अभी हमने ऊपर देखा है इसको। फिर क्या हुआ, 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा कोचीन राज्य के त्रावणकोर और मद्रास के मालाबार और दक्षिण कन्नड़ के कसरगोडे को मिलाकर एक नया राज्य यानी कि केरल स्थापित किया गया। तो कब स्थापित किया गया, 1956 की बात की जा रही है केरल की। ठीक है, तो ये सब स्टोरी याद रखिएगा क्योंकि मेंस पीटी में आपसे कई बार इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद कह रहे हैं जैसे अब हैदराबाद राज्य के तेलुगु क्षेत्रों के मिलाकर आंध्र प्रदेश राज्य से मिलाकर एक नए राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना की गई। इस तरह से अलग अलग जैसे मैसूर राज्य और पटियाला पूर्वी पंजाब को पंजाब राज्य, अजमेर राज्य को राजस्थान में विलय कर लिया गया, इत्यादि चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। मैसूर नाम परिवर्तित जो अधिनियम 1973 में आप देखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या देखा है, आप देखेंगे कि जो इसमें सब चीज़ें हैं, जो मैसूर राज्य है वो अधिनियम 1973 के द्वारा इसका नाम कर्नाटक कर दिया गया। गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा गोवा को अलग कर दिया गया। बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा बम्बई को गुजरात और महाराष्ट्र से अलग कर दिया गया और हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 के द्वारा हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है,
इसके बाद कहते हैं जो उल्फा है, इसमें उग्रवादी संगठन असम राज्य में संबंधित है ये। और इसका पूरा नाम क्या है, पूरा नाम याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है आपसे मेंस पीटी में ये पूछा जा सकता है। तो पूरा नाम इसका जो है वो याद रखना है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। ठीक है, इस संगठन का उद्देश्य क्या था कि सैनिक संघर्ष के जरिए संप्रभु समाजवादी असम स्थापित करना, मतलब हमारे खुद के जो है अपने निर्णय हो, समाजवादी संप्रभु की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, असम स्थापित करना। और परेश बरुआ तथा अन्य के द्वारा वर्ष 1979 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। इसके बाद आप देखेंगे पीपल्स वॉर ग्रुप जो था PWG, उसमें आतंकवादी संगठन की स्थापना 22 अप्रैल 1980 को आंध्र प्रदेश में कोंडापाली सीतारमैया नामक नक्सली नेता ने की थी। तो ये सब चीज़ें फैक्ट्स हैं जिसको आपको रट लेना है क्योंकि डायरेक्ट ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अगला क्या सेगमेंट है आज का हमारा, अगला सेगमेंट है हमारा यहाँ पर किसकी बात, देखिए नागरिकता क्या है। आप देखेंगे कि नागरिकता का एक्चुअल में मतलब क्या होता है सिटीजनशिप का, तो व्यक्ति और राज्य के अंतर संबंधों की एक उद्घोषणा है। यह मनुष्य की उस स्थिति का नाम है जिसमें मनुष्य को नागरिक का स्तर प्राप्त होता है। नागरिक केवल ऐसे व्यक्तियों को कहा जा सकता है जिन्हें राज्य की ओर से सभी राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्रदान किए गए हों और जो उस राज्य के प्रति विशेष निष्ठा रखते हों। तो नागरिकता में यह तथ्य भी सम्मिलित होता है कि व्यक्ति का अपने राष्ट्र या राज्य के प्रति स्थायी निष्ठा भाव तो हो ही साथ में राज्य द्वारा व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी के लिए कुछ अधिकार और कर्तव्य भी दिए जाए जिनका प्रयोग वह स्वयं के विकास के साथ साथ समाज के कल्याण के लिए भी करे। और अंत में नागरिकता जो है कतिपय व्यक्तियों को दायित्व, अधिकार और कर्तव्य और विशेषाधिकार भी प्रदान करती है। ठीक है, आप देखेंगे नागरिकता के लिए कुछ संवैधानिक आपके लिए कुछ उपबंध भी किए, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस भी दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे जैसे भारतीय संविधान के जो भाग 2 है उसमें अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान का उल्लेख मिलता है। भारत में एकल नागरिकता का भी प्रावधान किया गया है। भारत में अलग अलग राज्यों के लिए नागरिकता का प्रावधान नहीं है, जबकि संपूर्ण भारत के लिए एक ही प्रकार की व्यवस्था है। जैसा कि हमें पता है कि अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है, स्टेट व फेडरेशन की अलग अलग नागरिकता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। ठीक है, संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है और नागरिकता जो है स्थायी उपबंध जैसे ना होकर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है जैसे कि आप देखेंगे संसद को जो नागरिकता संबंधी कानून बनाने का जो अधिकार है वो नागरिकता स्थायी उपबंध जैसे ना होकर कुछ नियमों के अनुसार उन व्यक्तियों की पहचान करती है। जैसे जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक बने हों, या आपका आर्टिकल 11 में मेंशन है। ठीक है, इस तरह से कई सारी चीज़ें हैं। आइए पहले हम इसको देखते हैं। यहाँ क्या कहा गया है, ये ऊपर सब दिया गया कि कैसे कैसे 2 श्रेणियों में विदेशी मित्र और विदेशी शत्रु। विदेशी मित्र वे होते हैं जिनके भारत के साथ सकारात्मक संबंध होते हैं, विदेशी शत्रु वो होते हैं जिनके साथ भारत के युद्ध चल रहे हैं, इत्यादि चीज़ें हैं। ठीक है, गिरफ्तारी, नज़रबंदी के विरुद्ध सुरक्षित नहीं होते हैं। नागरिकता क्या है पहले हमें वो समझना था। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर क्या कहा से कि संविधान भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करते हैं, विदेशियों को नहीं। तो वो कौन कौन से उनके अधिकार हैं, जैसे देख लेते जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्रदान किए गए, जैसे धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 15 में दिया गया है। यहाँ पर जो आपको आर्टिकल्स दिए जा रहे हैं, मेरा कहने का मतलब है उसको या तो लिख लीजिए या अच्छे से याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि मेंस के लिए भी ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। तो लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार, यह आपका आर्टिकल 16 में आता है। इसके बाद आपका आता है, ठीक है, तो इसमें वाक और स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो आपका आर्टिकल 19 में देते हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में दिए गए हैं। लोकसभा और राज्य विधानसभा में चुनाव का जो मतदान का अधिकार है वो भी भारतीय नागरिकों को ही केवल है, विदेशियों को नहीं है। संसद और राज्य विधानमंडल की जो सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार है वो भी इसमें है। सार्वजनिक पदों जैसे प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट हो गया, जज के, हाई कोर्ट्स के, गवर्नर ऑफ स्टेट हो गए, आपके इसमें देखेंगे जैसे महाधिवक्ता हो गए, महान्यायवादी हो गए, ये सब योग्यता रखने का जो अधिकार है वो भारतीय नागरिकों को ही दिया जाएगा, ना कि विदेशियों को। यहाँ तक स्पष्ट हो गया है। चलिए अब देखिए, जैसे कह रहे हैं कि जो ये अधिकार है दिए गए हैं उनके साथ नागरिकों को भारत के प्रति कुछ ड्यूटीज़ का भी निर्वहन करना होता है, जिसे हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के नाम से जानते हैं। जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आप देखें, आप बता सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो आपके किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं और किस पार्ट में आते हैं। तो यहाँ पर बताइएगा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो आपकी हैं वो किस भाग और कितने आर्टिकल में आते हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं जैसे अब ड्यूटीज़ में जैसे क्या है कि कर भुगतान करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, देश की रक्षा करना, तो ये सब क्या है आपकी ड्यूटीज़ है अपने देश के प्रति। ठीक है,
भारत में देखेंगे नागरिक जो है वो जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में है कि केवल जन्म से ही नागरिक ही प्रेसिडेंट बन सकते हैं, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या है कि संविधान जो शब्द है आप देखेंगे हमारे कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो नागरिक, माफ़ी चाहती हूँ, नागरिक जो सिटीजन जो शब्द है वो आपका कहीं भी परिभाषित नहीं गया है हमारे संविधान में। तो ऐसे कई और शब्द हैं जिनको हमारे संविधान में मेंशन नहीं किया गया, डिफाइन मतलब डिफाइन नहीं किया गया है। तो आप बता सकते हैं कि वो कौन कौन से जो शब्द हैं जिनको हमारे संविधान में डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। तो लेकिन नागरिकता के लिए पात्र व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों का जो विवरण है हमें भाग 2 में 5 से 11 के बीच में दिया गया है, मैंने स्टार्टिंग में बताया है, ठीक है। अब ब्रिटेन में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन है, जबकि हमारे अंतर्गत आर्टिकल 11 में जो है संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति दी गई है। संसद के द्वारा भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 पारित किया गया है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारे संशोधन भी हुए हैं। जैसे आप देखेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 जो है नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें बताता है, जैसे कि कौन कौन सी वो कंडीशंस हैं सिटीजनशिप लेने की, कि मूल रूप से नागरिक अधिनियम 1955 में राष्ट्रमंडल नागरिकता प्रदान की गई है, लेकिन इस प्रोविजंस को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। तो वो प्रोविजंस क्या क्या हैं, जैसे जन्म, वहाँ का जन्म होना चाहिए उसका, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर, तो चलिए देखिए, जैसे यहाँ पर जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, प्राकृतिक और क्षेत्र समाविष्ट की जो बात करें, जैसे पंजीकरण अगर मैं बात कहूँ तो कहते हैं भारतीय मूल का जो व्यक्ति है वो जो नागरिकता आवेदन से पहले 7 वर्ष तक भारत में रहा हो, भारत के नागरिक से विवाहित व्यक्ति जो नागरिकता आवेदन देने से पहले 7 वर्ष तक भारत में रहा हो, भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे संबंधित देश में एक निश्चित अवधि तक निवास करते हैं, अन्य देश की नागरिकता को त्याग कर भारत की नागरिकता ग्रहण करें, ठीक है। वही देशीकरण यानी कि जो आप देखेंगे नेचुरलाइजेशन, देशीकरण की जो बात की गई थी, प्राकृतिक की बात की गई थी ना देशीकरण की, तो इसमें क्या था कि एक अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति हो, ठीक है। 8वीं सूची में जो वर्णित भाषाएं उनमें से किसी एक का अच्छा ज्ञाता हो, ठीक है। और या फिर जैसे वो कह सकते हैं कुछ विशेष प्रोविजंस दिए गए, जैसे विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य इत्यादि से संबंधित हो, तो उसे ऊपर की कैटेगरीज पूरी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके बिना ही नागरिकता दी जा सकती। तो इस प्रकार से नागरिक बने प्रत्येक व्यक्ति को भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी। क्षेत्र समाविष्टि करने के आधार पर, मतलब नए क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र में सम्मिलित करने के आधार की बात की जा रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि भारतीय नागरिकता का जो अंत है वो 3 प्रकार से हो सकता है। तो आपकी सिटीजनशिप 3 प्रकार से कैसे जो है समाप्त हो सकती है, जैसे आप देखेंगे नागरिकता का परित्याग करके, बर्खास्तगी करके या वंचित किया जा सके। तो स्वैच्छिक त्याग से आप देखेंगे, मतलब तो उसमें क्या है कि पूरी आयु या क्षमता का कोई भी भारतीय नागरिक निर्धारित प्रारूप के तहत नागरिकता के त्याग की घोषणा कर सकता है। ऐसे व्यक्ति की घोषणा को सेंट्रल गवर्नमेंट किसी युद्ध में व्यस्त होने पर रोक सकती है, और ऐसे व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नहीं रहेगा, लेकिन बच्चा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकता है, ठीक है। बर्खास्तगी, टर्मिनेशन की जो बात की जाती है उसमें क्या कहा गया, टर्मिनेट करने पर क्या होता है कि किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा स्वेच्छा से या अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये व्यवस्था तब तक लागू नहीं होती जब तक भारत सरकार युद्धरत हो या फिर किसी युद्ध में शामिल हो, या केंद्र सरकार जब तक इस संबंध में सहमति प्रदान ना करे। अब वंचित करने पर यानी कि देखेंगे डेप्रिवेशन की कंडीशंस में क्या होता है कि उस व्यक्ति द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी छल या झूठ तथ्यों का प्रयोग कर वास्तविक या छिपाए गए हों, भारत के संविधान के प्रति आप देखेंगे अनादर या अनिष्ठा की अभिव्यक्ति की गई हो, ठीक है। नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो, या नागरिक के रूप में पंजीकरण और देशीकरण के बाद 5 वर्षों में व्यक्ति को और अन्य देशों से 2 वर्ष का कारावास मिला हो। तो ये सब चीज़ें आपकी इसके अंतर्गत आ जाएंगी, ठीक है, वंचित करने के अंतर्गत। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि वंचित करने में वही सब चीज़ें जो हमने अभी बताया है। इसके बाद भारतीय संविधान जो है संघीय है, वो क्यों है, हमने पहले भी बहुत बार समझा है इसको, ठीक है। भारतीय संविधान क्या है आपका, संघीय है, ठीक है। और कहते हैं कि दोहरी राज्य पद्धति जो है यानी कि केंद्र और राज्य को अपनाया गया है। हमने देखा जैसे 7वीं अनुसूची में हमने संघ सूची, समवर्ती सूची विषय जो विभक्त किए गए, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची में किस तरह से विषयों को बांटा गया है। इसमें देखेंगे एकल नागरिकता की व्यवस्था है हमारे देश में। तो एकल नागरिकता की जो व्यवस्था है, कहते हैं कि हमारे यहाँ संघात्मक और एकात्मकता के कुछ तत्व दिखाई देते, वैसे इसीलिए अम्बेडकर जी ने भी इसको, शायद अम्बेडकर जी ने नहीं किसी और व्यक्ति ने इसको अर्ध संघात्मक
एकात्मक की संज्ञा दी थी, मतलब हमारे एकात्मक जो प्रणाली उसके भी तत्व दिखते हैं, जिसमें से एकल नागरिकता जो है उसका अच्छा तत्व या अच्छा उदाहरण है। ठीक है, ये राज्यों के लिए कोई पृथक नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। जैसे संघीय राज्य जैसे अमेरिका और स्विट्जरलैंड में क्या है, ड्यूअल सिटीजनशिप चलती, जबकि हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है कि स्टेट की अलग सिटीजनशिप है और राज्य संघ की अलग है। ठीक है, आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 अभी मैंने ऊपर समझाया था आपको, यहाँ पर डिटेल में क्या है कि किसी भी नागरिक के खिलाफ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव करने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। इसका मतलब है कि निवास के आधार पर राज्य किसी को भी विशेष सुविधा दे सकता है जो कि संविधान द्वारा किए गए अधिकारों की सीमा क्षेत्र में आने वाला मामला ना हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक राज्य अपने निवासियों के लिए शैक्षणिक शुल्क में छूट दे सकता है। आर्टिकल 11 क्या कहता है कि संसद के पास कानून बनाकर नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति होती है। हमने जब अभी ऊपर जो पढ़ा था उसमें सिटीजनशिप के बारे में, तो यहाँ पर वही चीज़ बोली गई है। ठीक है, केंद्र सरकार ने क्या कहा है कि नागरिकता अधिनियम की धारा 18 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करके नागरिकता नियम 2009 और नागरिकता संशोधन नियम 2015 बनाया गया है। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। फिर इसके बाद आर्टिकल 11 फिर से क्या कह रहे हैं कि पार्लियामेंट क्या है कि पार्लियामेंट पर कि अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि केवल संसद ही नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के संबंध में प्रोविजन कर सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हो सकता है वहाँ पर आपको सुप्रीम कोर्ट को लेकर कुछ मेंशन कर दिया जाए, लेकिन क्या है केवल, तो ओनली जैसे शब्दों का जब प्रयोग होने लगे तो याद सतर्क हो जाना होता है। वहाँ पर हो सकता है स्टेटमेंट यहाँ पर आपको चेंज कर दिया जाए केवल लगाकर। ठीक है, केवल संसद ही नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के संबंध में प्रोविजन कर सकती है। ठीक है, नागरिकता को संविधान के तहत संघ सूची में सूचीबद्ध किया गया है। तो नागरिकता को किस में रखा गया है आपका? ठीक है, कॉन्करेंट इसमें संघ सूची में, यानी कि आपके इसके अंतर्गत कह सकते हैं, जैसे हमने देखा था ना कि संघ सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची को सब पढ़ा था, तो संघ सूची में सूचीबद्ध किया गया है। तो इस प्रकार से ये संसद के अनन्य अधिकार क्षेत्रों में से एक है। इसके बाद आता है आपका नीचे दिए हैं कि भाग 2 के तहत अनुच्छेद 5 से 11 के तक नागरिकों के लिए क्या क्या प्रोविजंस है। जैसे यह केवल उन व्यक्तियों की पहचान करता है जो इसके प्रारंभ से, यानी कि 26 जनवरी 1950 की बात कर रहा है, तो भारत के नागरिक बन गए हों। ना तो कोई स्थायी या ना ही कोई विस्तृत प्रावधान दिया गया हो। ठीक है, यह उसके प्रारंभ होने के बाद नागरिकता के अधिग्रहण या हानि की समस्या से निपटना नहीं है। ये सब चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं कि क्या क्या प्रोविजंस दिए गए। जब आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे ना डिटेल में, तो उसमें बहुत अच्छे से इसमें दिया गया है। ठीक है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, इसके बाद 5 से 11 की जो बात कर रहे हैं उसके अंतर्गत में बात करी भाग 2 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। जैसे 5 में आप देखें संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता की बात की गई है। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार आर्टिकल 6 में दिए गए। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ। आर्टिकल 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार हैं। अनुच्छेद 8 आपका कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार हैं। इस तरह से कई सारे आर्टिकल्स जो है आपके 11(5) to 11 पार्ट 2 में दिए गए। ये सीधे सीधे प्रश्न पूछ लेते हैं। तो यहाँ तक की जो कहानी है हमने समझ ली है, जिसमें हमने पॉलिटी के कुछ हिस्से को अच्छे से कवर किया है। इसको रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे चीज़ों का तो लैक होता रहेगा। और देखिए यहाँ पर कहीं कहीं पर बीच बीच में आपको जो है नंबर्स भी दिए गए हैं। पेड ग्रुप कॉल, यहाँ पर नंबर कॉल कर सकते हैं। पेड ग्रुप के लिए आप चाहे तो यहाँ पर ज्ञान सर का भी नंबर दिया गया है, तो उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई भी एग्जाम से संबंधित या कोई कोर्स आपको परचेज करना तो यहाँ पर कॉल्स नंबर दिए गए हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। नहीं समझ आ रहा तो कोई भी चीज़ कामली और पेशेंटली आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के। आइए चलिए, अब दूसरा सेगमेंट आज का शुरू होता है, वो है आपका फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स देखते हैं यहाँ पर हम, तो यानी कि भौतिक विज्ञान को देखेंगे। जैसा कि हमारी शर्त रहती है कि हर मॉड्यूल में अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर आएंगे, उनके हम टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आर यू रेडी फॉर द फिजिक्स? चलिए ठीक है, हम फिजिक्स को देखते हैं। यहाँ पर फिजिक्स में क्या है, पहले हीट यानी कि ऊष्मा की बात कर रहे हैं। तो ऊष्मा क्या होती है उसको समझ लेते हैं। जैसे किसी वस्तु का जो टेम्परेचर होता है उसमें निहित आंतरिक ऊर्जा का परिणाम होता है, और इसे हम आंतरिक ऊर्जा को ऊष्मा कहते हैं। तो ऊष्मा का जो ट्रांसफ़र है वो हमेशा हाई टेम्परेचर वाली वस्तु से लो टेम्परेचर वाली वस्तु की ओर होता है। इसको ऐसे समझिए
कि ये जो ऊष्मा है एक स्थान से दूसरे स्थान को ट्रांसफ़र होती है, और ये जो ट्रांसफ़र है हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई पेन है, उसके दो देखिए कोई छड़ी है, उसके लोहे की छड़ी है और उसके दो छोर हैं, ठीक है। एक छोर को गर्म किया जाएगा तो धीरे धीरे क्या जो लो टेम्परेचर जिसका जो छोर का है ठंडा है, वो धीरे धीरे उसकी ओर प्रवाहित होने लगेगा, स्थानांतरण होने लगेगा। तो क्या है, ये स्थानांतरण हमेशा हाई टेम्परेचर वाले पदार्थों से लो टेम्परेचर वाले पदार्थों की ओर होता है। क्या यहाँ पर आप समझ गए हैं? इसके बाद यहाँ पर क्या कह रहे हैं, दूसरा हम देखते हैं, ऊष्मा का जो मापन है वो कैलोरी या किलो कैलोरी या जूल या किलो जूल में किया जाता है, ठीक है, किलो जूल में किया जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं ये जो ऊष्मीय ऊर्जा का जो स्थानांतरण की परिणात्मक धारणा है, इस लक्षण से प्राप्त की जा सकती है कि 1 किलोग्राम पानी 10 डिग्री सेल्सियस होने पर 42,000 जूल ऊर्जा मुक्त करता है। तो यहाँ पर ये फैक्ट आपको याद रखना होगा, ठीक है। कितना रिलीज करता है ऊर्जा? 42,000 जूल जो है ऊर्जा रिलीज करता है। इसके बाद देखें कैलोरीज की जो बात करें तो कैलोरीज क्या होती है आपकी, तो यहाँ पर समझ लेते हैं सब है कि देखेंगे जो 1 ग्राम जल का जो टेम्परेचर होता है वो 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए एक आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। और इसी प्रकार 1 किलोग्राम जल का जो टेम्परेचर होता है वो 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने के लिए एक जो हीट की मात्रा को जो है 1 किलो कैलोरी कहते हैं। तो 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू कितना होगा आपका? 10 टू द पावर 3 कैलोरीज होगा। तो इस तरह से है। और इसका हम अगर SI मात्रक की बात करें तो जूल होता है, जैसा कि हमने ऊपर देखा था अभी। फिर इसके बाद आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी कि विशिष्ट ऊर्जा क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। तो किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। भाई सीधी सी बात है कि 1 ग्राम द्रव्यमान का अगर टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं तो उसके लिए कितनी मात्रा के उत्पादक की पदार्थ की जो है उस आवश्यक ऊष्मा यानी कि हीट की जो मात्रा है उसको उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया है इसमें कि जैसे देखेंगे आप, देखिए जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता क्या होता है कि ऊष्मा का पुराना मात्रक कैलोरी हुआ करता था और 1 कैलोरी को ऊष्मा के उस परिणाम के रूप में परिभाषित करते थे। तो एक ग्राम जल में तापमान में अगर जैसे कि 10 की जगह 11 डिग्री मतलब 1 डिग्री सेल्सियस की अगर वृद्धि कर दे तो उस जल की विशिष्ट ऊष्मा में ताप के किंचित मात्र परिवर्तन होता है। तो ये जो परिवर्तन है वो जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहलाता है। मतलब 1 डिग्री सेल्सियस की भी अगर वहाँ पर वृद्धि हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, ये परिशुद्ध मापों में पाया जाता है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा में ताप के किंचित परिवर्तन होता है, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं गुप्त ऊष्मा क्या होती है आपका, इसको समझ लेते हैं। पर जो आपकी गुप्त ऊष्मा है एक्चुअल में ये जो आपका लेटेंट हीट जिसको हम कहते हैं वो क्या होता है कि एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित टेम्परेचर पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक जो ऊष्मा है, आवश्यक जो हीट है वो आपकी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। और ऐसा माना जाता है कि जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो उसके ताप में वृद्धि होती है, ठीक है। उसमें ताप में ऑब्वियसली बात है वृद्धि होगी। और हालांकि पदार्थ की जो फिजिकल कंडीशन है उसमें परिवर्तन करने के लिए ऊष्मा जब उसमें दी जाती है तो पदार्थ में ताप में वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। लेकिन पदार्थ की अवस्था परिवर्तन करने के लिए उसे दी गई जो ऊष्मा, हीट है, ऊर्जा है, एनर्जी है, उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो एक निश्चित ताप पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है, पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। और गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति किलोग्राम या कैलोरी प्रति ग्राम होता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अगला क्या है हमारा, यहाँ पर आपकी देखिए गुप्त ऊष्मा 2 प्रकार की होती है, बता रहे हैं कौन कौन। गुप्त ऊष्मा जो है 2 प्रकार की होती है, एक आपकी संलग्न की गुप्त ऊष्मा होती है, दूसरी आपकी होती है बाष्पन की गुप्त ऊष्मा। जैसे आपकी जो संलग्न की गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग है, जिसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी कहते हैं, तो ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा को गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी कि यदि ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन हो तो गलन की जो गुप्त ऊष्मा है पदार्थ द्वारा अवशोषित की जाती है, जबकि द्रव से, ठीक है, लिक्विड से ठोस अवस्था में परिवर्तन में यही ऊष्मा निष्कासित की जाती है। वहीं आप देखेंगे जो आपका वेपोराइजेशन की यानी कि वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा है, एक्चुअली वो आप देखते हैं कि द्रव गैस अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और यदि द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तन हो तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा पदार्थ द्वारा अवशोषित की जाती है। वहीं द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तन होने पर यही ऊष्मा निष्कासित होती है, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा।
इसमें जैसे नीचे यहाँ पर जो मेंशन किया गया था उसको भी आप देख सकते हैं, एक तरीके से एक ही चीज़ है वो। इसके बाद पदार्थ की शीतलन के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की अपेक्षा 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ अधिक प्रभावी होता है, ठीक है। और इसका कारण यह है कि गलन के लिए बर्फ का जो प्रत्येक किलोग्राम पदार्थ से 3.34 × 10⁻⁴ जूल जो है गुप्त ऊष्मा लेता है। इसी कारण पदार्थ को अभी अधिक प्रभावी ढंग से ठंडा करता है। ये हमने अभी समझ लिया है इसको। इसके बाद यहाँ आते हैं कि कहते हैं जब जल भाप में परिवर्तित होता है, वेपोराइज, जब कहते हैं भाप में, वाष्पीकरण कह सकते हैं, भाप में परिवर्तित होता है तो वह गुप्त ऊष्मा अवशोषित करता है। और प्रयोगों द्वारा ये देखा गया है कि उबलता हुआ, जैसे हम पानी को उबलने रखते हैं ना, तो उबलते हुए पानी जो है, उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप जो है उसके द्वारा जलना अधिक असहनीय हो जाता है। आप देखेंगे आग से ज़्यादा जलने से भाप से ज़्यादा जलने की ज़्यादा पेन होता है, असहनीय होता है, यद्यपि दोनों ही 100 डिग्री सेल्सियस के समान ताप पर होते हैं। इसका कारण ये है कि उबलते जल के कंपैरिजन में जो स्टीम होती है उसमें गुप्त ऊष्मा के रूप में अधिक ऊष्मा होती है, जिसके कारण इंसान वो असहनीय हो जाता है उसको सहन करना, ठीक है। इसलिए जब आप हमारी त्वचा पर, जब भाप हमारी त्वचा पर पड़ता है तो संघनित होकर जल बनाती है और वह क्वथनशील जल की अपेक्षा 22.5 × 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम अधिक ऊष्मा निकालती है। इसीलिए बॉइलिंग वाटर के कंपैरिजन में अधिक ऊष्मा उत्सर्जित करने के कारण भाप अधिक असहनीय और जलन महसूस कराती है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नीचे मोलर विशिष्ट ऊष्मा, यानी कि आपका क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता है। मोलर स्पेसिफिक हीट आपका क्या है, आइए उसको समझ लीजिए। जैसे किसी वस्तु के 1 किलोग्राम मोल का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ये हमने आगे भी पढ़ा था और इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, सी से डिफाइन करते हैं। और मोलर जो आपका गुप्त ऊष्मा यानी कि मोलर स्पेसिफिक जो हीट है सी है, वो m × ग्राम विशिष्ट ऊष्मा, जहाँ पर m क्या है आपका पदार्थ का आणविक द्रव्यमान होता है, ठीक है। और इसका मात्रक अगर हम देखें जो मोलर स्पेसिफिक हीट है उसका कैलोरी प्रति मोल होता है। और एसआई पद्धति इसका क्या है, जूल प्रति मोल x केल्विन है इसमें, ठीक है। ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके बाद टेम्परेचर क्या होता है, भाई टेम्परेचर से कौन रूबरू नहीं है। तो आपका टेम्परेचर क्या होता है, आइए हम इसको तापमान जिसको हम कहते हैं उसको समझ लेते हैं कि टेम्परेचर आपका क्या है। तो यहाँ पर देखिए टेम्परेचर क्या है कि ताप एवं शीत जो है, आप देखेंगे जैसे ताप, तप्तता, शीतलता के अपेक्षित माप या सूचक होता है। और इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। यहाँ चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर आप समझेंगे तो किस तरह से, जैसे टेम्परेचर क्या था, एक मैंने बताया था एक लोहे की छड़ी है और उसमें यहाँ पर उस छड़ी को गर्म किया जा रहा है, ठीक है, उसको गर्म किया जा रहा है और यहाँ पर जो है ठंडा है, वो शीतल है ये वाली छड़ी का हिस्सा। तो जो यहाँ से ऊष्मा जो स्थानांतरित हो रही है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर, तो ये बीच में जो स्थानांतरित हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है, वो क्या है आपका टेम्परेचर ही है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि जिसमें ऊष्मा के प्रवाह की दिशा का बोध होता है, ऊष्मा सदैव अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है, वो आपकी तापमान कहलाता है, टेम्परेचर कहलाता है। यहाँ पर -40 डिग्री टेम्परेचर की मापन करा जाए तो फ़ारेनहाइट व सेल्सियस से होता है। -25.6 डिग्री के तापमान का मापन किया जाए तो फ़ारेनहाइट ह्यूमर के समान होता है। इसके बाद आपका 574.25 डिग्री का ताप का मापन किया जाए तो फ़ारेनहाइट केल्विन पैमाने के समान होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 0 डिग्री के ताप का मापन जो सेल्सियस ड्यूमर पैमाने के समान होता है। इनको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट यहाँ पर पीटी में प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हमें क्या देखना है, नीचे जो दिया गया है आपको कि ताप मापन क्या होता है। तो ताप के माप जो है तापमापी से की जाती है, भाई ऑब्वियसली उसके तापमापी से की जाती है। तापमापी मतलब थर्मोमीटर क्या होता है ना, तो एक यंत्र होता है जिससे किसी वस्तु का ताप मापा जाता है। जैसे वास्तव में पदार्थों के बहुत से भौतिक गुणों में ताप के साथ पर्याप्त परिवर्तन होता है। तो जैसे हम नहीं कहते थर्मोमीटर होता है, फीवर नापते हैं हम जिसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं आपकी। तो इसमें क्या है कि इसमें विभिन्न तापमापियों से निम्नलिखित पैमाने उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे सेल्सियस पैमाना क्या होता है आपका, ठीक है, एक है सेल्सियस आपका पैमाना, एक है केल्विन पैमाना। तो यहाँ पर अलग अलग पैमाने आपको दिए गए हैं, आइए उसको समझते हैं। जैसे सेल्सियस पैमाना क्या कि टेम्परेचर के, ठीक है, ताप के सेल्सियस स्केल का बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर याद रखिएगा इसमें बर्फ का कितना है, जल का क्वथनांक की कितनी बात कर रहा है। केल्विन पैमाने में बर्फ का जो गलनांक है आपका 273 K होता है, ठीक है, क्वथनांक को K से इंडिकेट करते हैं ना। इसके बाद आपको इसका जल
का क्वथनांक आपका इतना होगा। और यहाँ से स्पष्ट होता है कि सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री या ताप केल्विन पैमाने पर 273 के बराबर होता है। तो यहाँ पर केल्विन का ताप क्या होता है, बराबर सेल्सियस पैमाने पर ताप प्लस 273, यानी कि K इक्वल टू क्या होगा, केल्विन के ताप इक्वल टू C प्लस मतलब सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए देखिए, फ़ारेनहाइट पैमाना की अगर हम बात करें तो इस पैमाने पर जल के हिमांक को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और क्वथनांक को 212 फ़ारेनहाइट लेते हैं। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच की जो दूरी को है 180 बराबर भागों में बांट देते हैं। ठीक है, रेनकाइन पैमाना जो आपका होता है, उच्चतम बिंदु न्यूनतम बिंदु क्रमशः इतना होता है और इन्हें कुल भागों की संख्या 212 होती है, मतलब इससे इनको जो है हम विभाजित करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, र्यूमर पैमाना अगर हम देखें तो इन पैमाने का जो जल का हिमांक है वो 0 डिग्री आर, इसे आर से इंडिकेट करते हैं, और भाप बिंदु 80 डिग्री आर है और इनके बीच के भागों को 80 बराबर भागों में हम बांट देते हैं। यदि किसी ताप सेल्सियस, यानी कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने में डिफरेंस संबंध क्या होता है कि यदि किसी ताप सेल्सियस पैमाने पर C, यानी कि सेल्सियस की बात करें, और फ़ारेनहाइट पैमाने पर F है, तब C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 हो जाएगा आपका। एक तरीके से फॉर्मूला आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, चालन क्या होता है हमारा। ठीक है, अब चालन क्या है, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं कि चालन क्या होता है, ये इसको समझ लेते हैं। चालन क्या बेसिकली है, इसको समझिए। जैसे क्या होता है कि किसी वस्तु के दो संलग्न भागों के बीच उनके तापों के अंतर के कारण ऊष्मा स्थानांतरण की क्रिया विधि को चालन कहते हैं। अब जैसे वही छड़ी वाला एक एग्जाम्पल था कि यहाँ से जो ऊष्मा गर्म है ये ठंडा है, ठीक है, यहाँ से जो चलकर जो ऊष्मा उधर जा रही है वो क्या है, चालन है किसी वस्तु की। तो वही चीज़ करें, किसी धातु की छड़ का एक सिरा आग की ज्वाला में रखा है और शीघ्र ही छड़ का दूसरा सिरा इतना गर्म हो जाएगा कि आप उसे नंगे हाथों से नहीं पकड़ पाएंगे। यहाँ छड़ में ऊष्मा स्थानांतरण चालन द्वारा छड़ के तप्त सिरे से छड़ के विभिन्न भागों से होकर दूसरे सिरे तक जाती है, सिरे तक होता है, और गैसहीन ऊष्मा चालक होती है। द्रवों की चालकता ठोसों और गैसों के बीच होती है। मेन यहाँ तक समझने वाली बात थी कि चालन किसे कहा जाता है, हमने इसे यहाँ पर समझ लिया है। ठीक, देखिए विकिरण यानी कि रेडिएशन क्या होता है। तो रेडिएशन क्या है, एनर्जी का वह प्रकार है जो अंतराल में यात्रा करते समय तरंग जैसा व्यवहार करता है। तो ये जो डेफिनेशन आपको बता रही हूँ, इसके अंदर जो रेडिएशन है इसमें साधारण दृश्य प्रकाश किरणें, अवरक्त प्रकाश जैसे टीवी के रिमोट से उत्सर्जित होती हैं किरणें, रेडियो तरंग जैसे मोबाइल, रेडियो, टीवी द्वारा प्रयुक्त होती परावैंगनिक किरणें, एक्सरे, ये सब आ जाती हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद कह रहे हैं चालन और संवहन को परिवहन माध्यम के रूप में किसी पदार्थ की आवश्यकता होती है। ऊष्मा स्थानांतरण की ये विधियां निर्वात से पृथक दो वस्तुओं के बीच क्रियाशील नहीं हो सकती, लेकिन विशाल दूरी होने पर भी पृथ्वी सूर्य से ऊष्मा प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार हम पास की आग की उष्णता शीघ्र महसूस कर लेते हैं, जबकि वायु अल्पचालक है और इतने कम समय में संवहन धाराएं भी स्थापित नहीं हो पाती हैं। ठीक है, इसके बाद अब दूसरा क्या है, देखिए ऊष्मा को ट्रांसफर करने के लिए किसी तीसरी विधि को, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और इसी विधि को विकिरण कहते हैं, यानी कि रेडिएशन कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा इस प्रकार जो विकिरित ऊर्जा को हम विकिरण ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, विकिरण के द्वारा, रेडिएशन के द्वारा ही सूर्य की जो ऊष्मा यानी कि शून्य अंतरिक्ष से होकर पृथ्वी तक पहुंचती है, और सभी जो तप्त पिंड चाहे वे ठोस, द्रव या गैस हो, विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, कन्वेक्शन की अगर मैं बात करूं तो कन्वेक्शन आपका क्या होता है, संवहन जिसको हम कहते हैं। तो संवहन क्या है कि वह विधि जिसमें पदार्थ की वास्तविक गति के द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित होती है। यह केवल तरलों में ही संभव है। तो संवहन जो है वो प्राकृतिक हो सकता है, प्राणोदिक भी हो सकता है। प्राकृतिक संवहन में गुरुत्व एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब किसी तरल को नीचे से गर्म किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, जब किसी तरल, ये देखिए यहाँ पर तरल की बात कर रहा है, किसी लिक्विड की बात कर रहा है। ठीक है, जब किसी तरल को नीचे से, ये अग्नि है, ठीक है, इसको गर्म किया जाता है, यहाँ पर इसको समझिएगा, तो गर्म भाग में प्रसार होता है, वो फैलता है। ठीक है, गर्म भाग में प्रसार होता है, तो फलस्वरूप उसका घनत्व घट जाता है और उत्प्लावन के कारण वह क्या होता है, ऊपर उठने लगता है। तो ऊपरी जो भाग है, ऊपर का जो अब हिस्सा है, ठीक है, पानी का, वो ठंडा है, अभी शीतल है थोड़ा, तो इसे प्रतिस्थापित कर देता है, ये पुनः तप्त हो जाता है। तो इस तरह से ये क्रिया चलती रहती है कि ये पुनः तप्त होता है और ऊपर उठता है, और तरल के अपेक्षाकृत शीतल भाग के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है। स्पष्ट रूप से ऊष्मा जो है स्थानांतरण की ये विधि चालन से भिन्न होती है, और संवहन में तरल के विभिन्न भागों का स्थूल अभिगमन होता रहता है। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ इसके एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। ठीक है, कन्वेक्शन के यहाँ पर देखिए इस तरह से चालन, संवहन, विकिरण द्वारा तापन, ये देखिए आपका ये संवहन क्रिया हो रही है, ये आपका विकिरण है।
किस तरह से, ठीक है, ये किसकी विकिरण मतलब रेडिएशन कैसे उससे गर्म निकलने से आप देखिए हाथ ताप रहे हैं। ये संवहन मतलब किस तरह से अग्नि जो है ऊपर ठंडी वायु को भी यहाँ पर ऊपर उठ रही है। चालन इसका ये किस तरह से कि ट्रांसफ़र हो रहा है, ये जैसे यहाँ पर गर्म छड़ को यहाँ पर गर्म जगह पे लगाया, तुरंत दूसरी जगह पे भी ये ठंडे की ओर ये ट्रांसफ़र होने लगे, उसका चालन है ये, ठीक है। तो संवहन, चालन और विकिरण द्वारा तापन यहाँ पर दिया गया है। थर्मामेट्री की अगर मैं बात करूँ तो थर्मामेट्री क्या होता है कि भले ही स्पर्श से हम ये ताप का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन ये ताप वो जो है वो कभी कुछ अविश्वसनीय है, जैसे वैज्ञानिक कार्यों में अनुपयोगी है और तापमान के लिए मापक्रम या पैमाना बनाए गए हैं और इन्हीं पैमानों के आधार पर ताप की जो माप है उसके लिए कई युक्तियाँ यंत्र विकसित किए जिसे हम तापमापी कहते हैं, ठीक है। प्रसार से संबंधित कुछ परिभाषाएं सिंपल है यहाँ पर कि ताप बढ़ाकर ठोस को, ठीक है, द्रव अवस्था में, आप कह सकते हैं कि ठोस को द्रव अवस्था में और द्रव को, ठीक है, गैसीय अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि ताप घटाकर मतलब कि टेम्परेचर को कम करके गैस को, ठीक है, गैस को द्रव अवस्था में, यहाँ पर देखेंगे द्रव अवस्था में, और द्रव को आप देखेंगे द्रव को ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। सिंपल है, सिंपल सी लाइन लिखी हुई है। इसके बाद गलन क्या होता है, कह रहे हैं कि एक प्रक्रम जिसमें गर्म करने पर ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाता है, मतलब कोई बर्फ है उसको हमने गर्म किया, ठीक है, अब वो क्या पदार्थ जो ठोस पदार्थ था वो क्या हुआ, अब द्रव में परिवर्तित हो गया, पानी में परिवर्तित, तो गलन कहलाता है। सिंपल है, ठीक है। भिन्न भिन्न ठोसों के भिन्न भिन्न गलनांक होते हैं और यही सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। ऊर्ध्वापातन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ऊर्ध्वापातन आपका क्या होता है, ठीक है, उसको अब हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि ऊर्ध्वापातन जिसको हम सब्लिमेशन भी कहते हैं, ऊर्ध्वापातन को हम सब्लिमेशन भी कहते हैं, तो गर्म करने पर ठोस पदार्थों का सीधे वाष्प में, ठंडा करने पर वाष्प का सीधे ठोस में परिवर्तन ऊर्ध्वापातन कहता है। उदाहरण के तौर पर जैसे आपको कपूर है, तो जब कपूर आप जलाते हैं तो ठोस में तो परिवर्तित नहीं होता, सीधे वाष्प में की तरह उड़ जाता है, जलता है और इसमें वाष्प की तरह उड़ जाता है। तो क्या कह रहे हैं, गर्म करने पर ठोस पदार्थों का सीधे वाष्प में और ठंडा करने पर वाष्प का सीधे ठोस में परिवर्तन ऊर्ध्वापातन कहलाता है। अब बॉइलिंग पॉइंट आपका देखिए क्या होता है, यानी कि क्वथनांक जिसको हम कहते हैं, तो बॉइलिंग क्या होता है इसको समझ लेते हैं, जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो आप देखेंगे जैसे वह निश्चित, हम कह सकते हैं कि वह निश्चित ताप पर जिस पर किसी पदार्थ की द्रव अवस्था गैस अवस्था में परिवर्तित होती है आपकी क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग कहलाती है, और इस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दबाव के बराबर होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं आपकी। इसके बाद कहते हैं कि जिसमें गर्म करने पर द्रव पदार्थ तीव्रता से गैस में परिवर्तित हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। भिन्न भिन्न द्रवों के भिन्न भिन्न क्वथनांक होते हैं, जैसे अल्कोहल का क्वथनांक आपका 78.6 डिग्री है, 6 डिग्री सेल्सियस है। जल का क्वथनांक आपका कितना होगा यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस, जबकि पारे का क्वथनांक 357 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। ये सब हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये आपने देखा ना कैसे अल्कोहल, वाटर और मरकरी के आपके क्वथनांक दिए गए हैं। कंडेंसेशन की अगर मैं बात करूँ यानी कि आपके संघनन या द्रवण क्या होता है, संघनन बिंदु जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे कि यह वही ताप बिंदु है जिस पर उसी पदार्थ की गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित होगी, यह प्रक्रिया आपकी संघनन कहलाती है, और ताप बिंदु संघनन बिंदु कहलाता है। तो क्या है कि क्वथनांक और संघनन बिंदु एक ही ताप बिंदु होते हैं और इन पर द्रव या गैस तापीय सम में होती है, ठीक है। अब इसके बाद फ्रीजिंग की बात करें, हिमीकरण क्या होता है आपका, जिसको हम हिमांक भी कहते हैं। तो शीतलन द्वारा द्रव को ठोस में परिवर्तित करने का प्रक्रम हिमीकरण, जैसे कि नॉर्मल वाटर है, द्रव को ठोस में उसको बर्फ में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, हिमीकरण कहलाएगी। फ्रीजिंग कहलाएगी। फ्रीजर में क्या काम करती है, यही तो चीजें होती है ना। तो क्या है, जैसे बर्फ का गलनांक आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, इससे जल का गलनांक भी हिमांक भी आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अब एवोपोरेशन क्या है, वाष्पन क्या होता है आपका, वाष्पन को हम किस तरह से समझ सकते हैं, इसमें अलग अलग तरीके से देखिए परिभाषाएं इसमें जो है दी गई हैं। तो आइए इसको हम समझते हैं कि वाष्पन एक्चुअल में आपका क्या होता है। तो देखिए वाष्पन की परिभाषा मैं आपको समझाती हूँ कि सामान्य ताप पर भी किसी द्रव की खुली सतह से द्रव का गैस अवस्था में परिवर्तित होना वाष्पीकरण कहलाता है। जैसे पानी हम गर्म करते हैं तो क्या है कि सामान्य ताप पर भी किसी द्रव की खुली सतह से द्रव का गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना वाष्पीकरण कहलाता है। अब उदाहरण के तौर पर इसे समझिए, जैसे शरीर से पसीना सूखने के दौरान क्या होता है कि वाष्पीकरण के लिए ऊष्मा त्वचा से प्राप्त होती है, जिससे शरीर को ठंडा रखने में मदद करती है। कूलर में हवा वाष्पीकरण के कारण ही ठंडी होती है। मिट्टी के घड़े जैसे सुराही में रखा जो पानी है सामान्य की अपेक्षा ठंडा वाष्पीकरण के ही कारण हो पाता है। जैसे स्प्रे है,
प्रेस आदि के बोतलों को खुला छोड़ देने पर इत्र का क्या है, वाष्पीकरण होता है और इस फलस्वरूप बोतल ठंडी हो जाती है। गीले कपड़ों का सूखना, ये सब क्या वाष्पीकरण ही है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे वाष्पन के कारण जो शीतलन होता है, ठीक है, क्या है, आइए देख लेते हैं उसको। जैसे किसी पात्र में भरा द्रव जब वाष्पित होता है तो उस पात्र से वाष्पन की गुप्त ऊष्मा प्राप्त होती है और ऊष्मा खोने के कारण वह पात्र ठंडा हो जाता है। जैसे हमने ऑलरेडी इसको देखा है। ठीक है, जैसे हमने देखा था ना कि मिट्टी के घड़े या सुराही में पानी रखने पर सामान्य से अपेक्षा ठंडा वाष्पीकरण के कारण हो जाता है। ठीक है, हमारे शरीर से काफ़ी पसीना निकलता है। ये हमने देखा, पंखा जो है हमारी त्वचा से निकलने वाले पसीने के वाष्पन की दर को बढ़ा देता है। ये भी हमने ऊपर समझ लिया है, जिसे हम शीतलन की अनुभूति कहते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद नीचे क्या कह रहे हैं देखेंगे। इसके बाद क्या होता है, जो डेजर्ट रूम होता है, कूलर शीतलन जल वाष्पन के कारण होता है और डेजर्ट कूलर गर्म और शुष्क दिनों में अधिक शीतलन करता है, क्योंकि गर्म दिन में उच्च ताप यानी कि हाई टेम्परेचर जल के वाष्पन की दर को और बढ़ा देता है। ये तो स्पष्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पर आपको कॉल डिटेल्स दिए गए, आप पेड ग्रुप से संबंधित यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर ज्ञान सर का भी नंबर दिया गया है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर सर के नंबर दिए गए हैं, ये रहा हमारा यूट्यूब चैनल। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या दे रहे हैं, यहाँ पर देखते से कि आप देखेंगे वन लाइनर फैक्ट्स में, जैसे ऊष्मा क्या है, ऊर्जा का एक रूप होता है। ठीक है, तो ऊष्मा क्या, ऊर्जा का एक रूप है और जो किसी पिंड या उसके परिवर्ती माध्यम के बीच में उनके तापांतर के कारण प्रवाहित होती है। तो ऊष्मा हमने पढ़ा था कैसे क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे जैसे थर्मस फ्लास्क में, थर्मस वगैरह हम देखते हैं तो उसमें फ्लास्क में लंबे समय तक जो पानी ठंडा या गर्म रहता है, किसकी वजह से, क्योंकि संचालन, संवहन और विकिरण से ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। इसीलिए संपीड़ित हवा जो है ऊष्मा का एक कुचालक होती है। देखिए सुचालक और कुचालक, यहाँ पर एक चीज़ जो शब्द आपने पढ़े होंगे, इसको थर्मल कंडक्टिविटी कहा जाता है, जिसमें हम देखते हैं ऊष्मा चालकता के आधार पर दो रूप से इनकी श्रेणियों में बांटा जाता है। सुचालक मतलब कंडक्टर जो होते हैं, वे पदार्थ जिनमें से होकर ऊष्मा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, वो सुचालक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सभी धातुएं, अशुद्धि युक्त जल हो गया। कुचालक यानी कि इंसुलेटर होते हैं वे पदार्थ जिनमें से होकर ऊष्मा का प्रवाह या तो कठिनता से होता है या बिल्कुल नहीं होता है, तो कुचालक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए ऊन, कपड़ा, लकड़ी, कांच, रबड़ आदि। देखिए अब एयर कंडीशनर में क्या होता है कि अब एयर कंडीशनर की अगर मैं बात करूं तो देखिए एयर कंडीशनर में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द क्या ऑलवेज देखेंगे संपीड़ित गैस भरी होती है, जिसके कारण कमरे और अन्य स्थान को भी ठंडा किया जाता है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, अब इसमें क्या कह रहे हैं, जैसे एयर कंडीशनर में आपने देखा कि उसमें संपीड़ित गैस की वजह से सारे स्थान को ठंडा कर देता है। टोस्टर इंफ्रारेड रेडिएशन का उपयोग करता है और संवहन विधि के द्वारा ब्रेड को टोस्ट करता है। जैसे तेज हवा वाली जब रात्रि होती है उसमें ओस नहीं बनती, क्योंकि तेज हवा के कारण वाष्पन की जो दर है वो तेज हो जाती है, इसलिए ओस के कण जो है वो वाष्पित हो जाते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी ऊपर इसका थ्योरी पैटर्न हम पढ़ चुके हैं। गर्म हवा जो है ठंडी हवा से हल्की होती है और ऊष्मीय विकिरण से अवरक्त विकिरण के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और दिन के समय विकिरण की प्रक्रिया के कारण हवा गर्म हो जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं नीचे की ओर अगर हम आए तो इसमें देखेंगे जैसे क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं। आप देखेंगे जैसे ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमोनी, विस्मथ जो है ये आयतन में सिकुड़ते हैं और इस प्रकार ठोस अपनी ही गले द्रव में प्लवन करते रहते हैं। ब्लैक होल, जिसको आपने कई बार सुना होगा, ब्लैक होल जो हमारा होता है, अभी लेटेस्ट में उसका कुछ वीडियो भी आप चाहेंगे तो यूट्यूब पे पड़ा हुआ था। ब्लैक होल का लेटेस्ट वीडियो आप सर्च करिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है वो। ये सब चीज़ें देखा करिए साइंस से रिलेटेड, क्योंकि साइंस को लिखा लिखा समझने से बेहतर है उसका थ्योरी पार्ट से अच्छा है कि उसको हम प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करें। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ब्लैक होल की बात करें तो कहते हैं ब्लैक होल में एक असीमित घनत्व का द्रवयुक्त पिंड है जो प्रकाश को परावर्तित करने में अक्षम होने के कारण अदृश्य होता है। अदृश्य क्यों? क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है, ग्रेविटी होती है, जिसके कारण वो कोई प्रकाश बाहर जाने ही नहीं देता है। ठीक है, किसी धातु को गर्म करने पर ये फैलता है, हमने देखा था ऊष्मा का जो ट्रांसफर किस प्रकार से होता है। ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जैसा कि मैंने कहा ये वन लाइनर है तो इन्हें सिर्फ यहाँ पर हमें समझना है। जैसे आप देखेंगे शीशे की छड़ को भाप में रखने पर उसकी लंबाई के साथ साथ उसकी चौड़ाई यानी कि व्यास में भी वृद्धि होती है। मिट्टी के घड़े की दीवारों के असंख्य सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनके कारण पानी रिसता रहता है, जिससे घड़े की सतह पर हमेशा गीलापन बना रहता है और छिद्र से निकलकर जो पानी का वाष्पोत्सर्जन होता है जिसकी वजह से सतह पर आप देखेंगे सतह जो है ठंडी रहती है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है।
और आप देखेंगे कि मानव में पसीने का जो मुख्य कारण है शरीर का ताप नियंत्रित यानी थर्मो रेगुलेशन रखने में होता है। और ग्रीष्म काल में जब मौसम उमस भरा होता है तब ऊष्मा जो आर्द्र ऊष्मा का है अनुभव होता है हमें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि जैसे हैंडल और प्रेशर कुकर की जो बात कर रहे हैं, जैसे प्रेशर कुकर जब हम जो घरों में यूज़ करते हैं ना, तो उसके हैंडल में क्या चीज़ें होती हैं, मतलब उसका हैंडल देखिए किस तरह से होता है। देखिए जैसे हमने देखा था ऊष्मा क्या है, किसी वस्तु को जो किसी क्षण को हम या किसी धातु को गर्म करने पर उसका जो ट्रांसफ़र है ऊष्मा का दूसरी जगह होता है लो टेम्परेचर की ओर। शीशे की छड़ को कहते हैं भाप में रखने पर इसकी लंबाई के साथ साथ इसकी चौड़ाई में भी वृद्धि होती है। जैसे हम देखते हैं कि मिट्टी की घड़ों के जो दीवारें होती है उसमें सूक्ष्म छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इससे पानी रिसता रहता है, जिसके कारण उसकी सतह देखेंगे आप हमेशा गीली रहती है। और इस कारण से कह सकते हैं कि सतह का जो तापमान है गिरा रहता है, इससे सतह ठंडी हो जाती है। और एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान बॉडी का इतना होना चाहिए, ठीक है। अल्कोहल का द्रवांक निरंतर होने के कारण ठंडे स्थानों पर इसका हिमांक काफ़ी नीचे होता है, जबकि आप देखेंगे तापमान में काफ़ी कमी होने पर भी द्रव अवस्था में ये नहीं बनता है, द्रव अवस्था में ही बना रहता है, माफ़ी चाहती हूँ। और यही कारण है कि ठंडे देशों में के लिए पारे की अपेक्षा अल्कोहल तापमापी बेहतर साबित होते हैं। किसी वस्तु की ऊष्मा हानि की दर को शीतन दर कहते हैं। और देखेंगे कि अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर वायुमंडलीय दाब जो होता है वो आपका कम होता है, ठीक है। इसीलिए पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर उबालने लगता है। और जल में नमक मिलाने से जल का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है, जिससे भोजन शीघ्रता से पक जाता है, ठीक है। खाना बनाने के लिए बर्तनों जैसे प्रेशर कुकर आदि में क्या होता है, लकड़ी और एवोनाइट के हैंडल बनाए जाते हैं, क्योंकि लकड़ी या एवोनाइट ऊष्मा के कुछ अलग होते हैं। तो एवोनाइट मजबूत पदार्थ होता है, तो आदर्श चालक के लिए तापीय प्रतिरोध शून्य होता है, ठीक है। जॉन डाल्टन 1766 से 1844 के बीच में देखेंगे, ये एक अंग्रेज रसायन थे। उन्होंने अलग अलग तरह से परमाणु संयोजित होते हैं ये बताया। और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत इन नियमों की सरल व्याख्या करता है, ठीक है। अमेदियो आवोगाद्रो इनके नाम से एक नियम भी है, और कहते हैं एक परिकल्पना ये नियम कहलाता है। इन्होंने एक अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण अनुमान लगाया कि समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। इससे गैसों की संयोजन प्रक्रिया को एक सरल ढंग से समझने में सहायता मिलती है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और समझनी है, जैसे कि जैसे ये जो नियम कहलाता है, उन्होंने भी प्रस्तावित किया कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसी गैसों के सूक्ष्मतम संगठन कण परमाणु नहीं बल्कि द्विपरमाणु होते हैं। सिंपल है, इसको बस एक बार पढ़ लीजिएगा, एज नॉट मच इम्पॉर्टेंट। इसके बाद हम यहाँ पर देखिए नंबर्स दिए गए हैं। इसके बाद पर्यावरण और पारिस्थितिकी को हम पढ़ेंगे यहाँ पर आज, जिसमें भू जैव रासायनिक चक्र सबसे पहले आएगा। और इसी तरह से सारे मॉड्यूल्स को पूरा देखते रहिए, निरंतर बने रहिए। और इसको फिलहाल हम यहाँ पर समाप्त करने की कोशिश करते हैं इस टॉपिक के बाद, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर आज हम सबसे पहले पारिस्थितिकी पर्यावरण में जल चक्र को, यानी कि वाटर जो साइकिल है उसको समझेंगे। चलिए देखते हैं कि ये वाटर साइकिल एक्चुअल में होता क्या है इन अ सिंपल वे। देखिए, जल चक्र जो है वो पृथ्वी पर जो पानी जो जल उपलब्ध है उसके एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने और एक भंडार से दूसरे भंडार, या हम कह सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करने की जो चक्रीय प्रक्रिया है, जिसमें कुल जल की मात्रा का जो है क्षय नहीं होता है, बस रूप परिवर्तन और स्थान परिवर्तन होता है। और यह प्रकृति के जल संरक्षण के सिद्धांत की क्या है, एक व्याख्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ दी गई है कि जल चक्र क्या है। पृथ्वी वायुमंडल प्रणाली में जल का निरंतर अभिगमन जो सौर ऊर्जा से नियंत्रित होता है। हमारे ग्रह पर जल वायुमंडल, महासागरों, झीलों, नदियों, मृदा, हिम पर्वत, बर्फीले मैदानों, भूजल जैसे प्रमुख जलाशयों से क्या होता है, संग्रहित होता है, ठीक है, स्टोर होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो जैसे वाष्पीकरण हो गया, एवोपरेशन हमने देखा था, वाष्पोत्सर्जन हो गया, संघनन हो गया, वर्षा हो गया, अपवाह तंत्र हो गया, रिसाव हो गया, ये सब क्या प्रक्रिया है, जल का स्थानांतरण एक जलाशय से दूसरे जलाशय की ओर करती है। यही हमने देखा, समझा भी कि जो जल का स्थानांतरण है एक स्थानांतरण होता रहता है, मतलब एक जगह से दूसरे स्थान पर, बस यही प्रक्रिया है जल चक्र की, ठीक है। मेन हमें समझना है कि जैसे हम देखते हैं कि जल के रूप में जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन सम्मिलित रूप से सभी जीवों के लिए सकल भार का लगभग 80.5% भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जीव मंडल में हाइड्रोजन का जो निवेश है वो जल के रूप में होता है, और इसी तत्व के चक्र को जल चक्र यानी कि H2O साइकिल कहते हैं। हमने समझा है इसको अभी। जल सभी जीवों के लिए नितांत आवश्यक होता है, और जल गैस या वाष्प या ठोस यानी कि हिम
या तरल रूप में पाया जाता है और जलाशय जैसे झील, नदी, समुद्र जल में वाष्पीकरण क्रिया के द्वारा वातावरण में भाप के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा जैसे आप देखते हैं पेड़ पौधे हो गए, जल को भूमि से अवशोषित करके वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा वायुमंडल में जलवाष्प छोड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे जलवाष्प संघनन प्रक्रिया के द्वारा बादलों में परिवर्तित हो जाती है। जबकि ये बादल जो है ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो तापमान में कमी के कारण द्रवित होकर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर फिर से आ जाते हैं। तो पृथ्वी पर जो आया ये जल है वो भूमि द्वारा सोख लिया जाता है या फिर नदी, तालाब आदि में पहुंचता है। तो ये जल जो है वो पुनः जल चक्र में भाग लेता है। तो कहीं ना कहीं ये चेन जो है निरंतर चलता रहता है। मेन उद्देश्य ये है। ठीक है, आप कह रहे हैं पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग जो है वो पानी से ढका हुआ है, फिर भी इसकी बहुत ही अल्प मात्रा जो है पादपों और जंतुओं को उपलब्ध होती है। आप देखेंगे कि जल की जो कुल मात्रा है पृथ्वी पर लगभग 95% रासायनिक रूप से चट्टानों में आत्मसात है, जबकि जो 5% जल है वो लगभग 97.3% भाग जो समुद्र का है, 2.1% ध्रुवीय हिम क्षेत्रों से विद्यमान है और इस प्रकार केवल 0.6% जल ही जो है जो वायुमंडलीय जलवाष्प के रूप में मृदा जल या फिर भूमिगत जल के रूप में हमें उपलब्ध होता है। तो ये कुछ आंकड़े हैं जिनको आप चाहे तो मेंस में भी मेंशन कर सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होगा। सौर विकिरण, जैसे हमने विकिरण को समझा था, सौर विकिरण गुरुत्वाकर्षण जल जो है वो चक्र के मुख्य चालक बल हैं और वाष्पीकरण संघनन द्वारा ये सब क्रियाएं जो है निहित होती हैं। जल का औसतन आप देखेंगे, यहाँ पर एक चीज़ समझेंगे तो जल का जो औसतन एवरेज आप देखेंगे 84% जो है भाग समुद्री सतह से वाष्पित होता है। ठीक है, जबकि 77% जो भाग है वो अपक्षेपण द्वारा पुनः प्राप्त हो जाता है, फिर से बारिश के द्वारा हम कह सकते हैं या अपक्षेपण के द्वारा पुनः प्राप्त हो जाता है। 7% जल जो है पृथ्वी की सतह और नदियों से होकर समुद्र में पहुँच जाता है। देखिए एकदम फैक्ट है ये, तो इसमें कुछ तोड़ मरोड़ नहीं सकते आप। ठीक है, इसके बाद पृथ्वी पर वाष्पन 16% और अवक्षेपण 23% होता है। इसके बाद आपको नीचे देखिए एक पिक्चर भी यहाँ पर वाटर साइकिल का दिया गया है, तो कुछ इस तरह से है और इसमें देखेंगे किस प्रकार से जो है जल प्रक्रिया जिसमें जल वाष्पित हो जाता है वर्षा के रूप में भूमि पर फिर से गिरता है और नदियों के माध्यम से वापस समुद्र में जाता है। तो ये चेन जो है आपका लगातार इस प्रकार से चलता ही रहता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे जल चक्र में मुख्य रूप से क्या होता है कि सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होता है। ठीक है, इसके द्वारा एनर्जी जो है वो सन के द्वारा यानी कि सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित होता है और सौर विकिरण महासागरों, झीलों, नदियों, यहाँ तक कि मिट्टी से पानी वाष्पित करके चक्र को चलाता है। हमने ऊपर स्टार्टिंग में ही समझा था इसको। और यह पानी की जो बूंदें हैं और बादल बनाता है और जहाँ पानी की बूंदें पर्याप्त द्रव्यमान प्राप्त करने के बाद पृथ्वी पर वापस गिरकर वर्षा उत्पन्न करती है। तो किस तरह से बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है, फिर वो धरती पर गिरते, फिर उन नदियों से कुछ भूमिगत जल में अवशोषित हो जाते हैं, कुछ वो बारिश के रूप में फिर वो बरसते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि निरंतर उनका जो चक्र है वो इस प्रकार से जो है चलता रहता है, निरंतर एक चेन चलता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर नाइट्रोजन चक्र की, नाइट्रोजन साइकिल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या जो है वो भिन्न है बाकियों से, जैसे जल चक्र से क्या भिन्न है यहाँ पर नाइट्रोजन चक्र में। तो नाइट्रोजन चक्र को उसके सरल प्रवाह प्रतिरूप के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में आप देखेंगे कि नाइट्रोजन का जो अंतिम स्रोत है वो वायुमंडल में स्थित आणविक नाइट्रोजन है, जिसका पौधे और प्राणियों के द्वारा सीधा उपापचयीकरण नहीं किया जा सकता, यानी कि प्राकृतिक चट्टानों में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। इसलिए मृदा जो है, मिट्टी जो है, उसके निर्माण के समय नाइट्रोजन अनुपस्थित होती है और इस तरह से बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्र के जैसे जैव भार, अपरद और ह्यूमस में जो संयोजित संपूर्ण नाइट्रोजन को वायुमंडल से लाखों वर्ष की जैविक क्रियाओं के द्वारा प्राप्त किया गया है। तो ये सब आपका क्या है, नाइट्रोजन के चक्र का एक प्रक्रिया। अब देखिए यहाँ पर एक डिफरेंस क्या है, इसको देख लेते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल में एक डिफरेंस आप देखेंगे कि जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन यौगिकीकरण सहजीवी सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा होता है, वहीं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जब हमने पढ़ा था तो अधिकतम यौगिकीकरण जो है सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा होता है। ये एक डिफरेंट फैक्ट आपको समझना है। ठीक है, इसके बाद जैसे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी गई, आइए पहले जो मैटर दिया गया उसको हम देखते हैं। जैसे कहते हैं कि तड़ित चालन के समय हवा में बनाए गए हाई टेम्परेचर या दबाव नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल देते हैं। ठीक है, पौधे आमतौर पर क्या करते हैं, नाइट्रेट और नाइट्राइट ग्रहण करते हैं और उन्हें अमीनो एसिड में परिवर्तित करते हैं। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, यहाँ पर जो पौधों की बात की गई है, ठीक है, अमीनो एसिड में परिवर्तित करते हैं जो प्रोटीन बनाने के लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है,
नाइट्रोजन प्रोटीन का एक अनिवार्य घटक होता है। नाइट्रोजन क्या है? प्रोटीन का अनिवार्य घटक है। तो यहाँ पर क्या है, इसका ये मानव के सहित सभी सजीव जीवों को इसकी आवश्यकता होती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की तरह नाइट्रोजन का भी बहुत से जीवों की गतिविधियों के द्वारा गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था से पुनः गैसीय अवस्था में चक्रण होता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर क्या चीज़ें दी गई हैं, आप देखेंगे कि जैसे नाइट्रोजन का जो चक्रण है वो सभी जीवों के लिए आवश्यक रूप से महत्वपूर्ण होता है। तो इस चक्र को जो हम 5 प्रक्रियाओं के द्वारा जो है विभाजित करते हैं। ये 5 प्रक्रियाएं कौन कौन सी आवश्यक है हमारे नाइट्रोजन साइकिल के लिए, वो हम यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको नीचे दिया गया है, देखिए। जैसे पहला क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जिसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो क्या है कि मृदा में जो रहने वाले महत्वपूर्ण स्वतंत्र नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले जीवाणु हैं, जैसे एजेटोबैक्टर हो गया, ठीक है, या फिर हम देखते हैं क्लॉस्ट्रिडियम हो गया। तो ये सब क्या है, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के बाढ़ग्रस्त धान के खेतों में मुख्य रूप से नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने के लिए विभिन्न प्रकार के साइनोबैक्टीरिया उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, जैसे एनाबिना, ओलोसिरा, नॉस्टॉक का नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले जीवाणुओं में प्रमुख स्थान है। इसके बाद आप देखेंगे जैसे कि बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे आप देखेंगे जैसे फली पौधों के अतिरिक्त क्या है कि कई ऐसे उच्चतर पौधों की प्रजातियां होती हैं, उनमें भी ग्रंथिकाय प्रक्रिया का निर्माण करती हैं। जैसे फ्रेंकिया, जो कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण एक्टोनोमाइटिस जीवाणु है, और दूसरा जीवाणु क्या है, एजोस्पिलरम, भी नाइट्रोजन यौगिकीकरण का क्या है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण करता है, और जो कि विभिन्न उष्णकटिबंधीय घास की जड़ सतहों के ऊपर वृद्धि करता है। तो ये थोड़ा सा साइंटिफिक पूरा टर्म है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का। यहाँ पर क्या दे रहे हैं कि ये प्रक्रिया जो गैस नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तन करता है। किसका? नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तन सम्मिलित होता है, और अमोनिया जो है पौधों के द्वारा उपयोग में लाई जाती है। अब इसमें भी देखिए कुछ डिविजन्स दिए गए हैं, जैसे वायुमंडलीय स्थिरीकरण आप देखेंगे, ठीक है, एटमॉस्फेयर फिक्सेशन, तो ये क्या है, बिजली का चमकना, जैसे दहन, ठीक है, किसी चीज़ को जलाना, ज्वालामुखी गतिविधियां नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होती हैं। औद्योगिक स्थिरीकरण यानी कि इंडस्ट्रियल फिक्सेशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर क्या है कि जो जैसे हाई टेम्परेचर यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस और हाई जो प्रेशर है 200 ATM जो होता है, पर आणविक नाइट्रोजन परमाणविक नाइट्रोजन में विभाजित हो जाता है। जीवाणुओं द्वारा स्थिरीकरण अगर हम बात करें, स्थिरीकरण कैसे होता है, तो 2 प्रकार के जीवाणु होते हैं। सहजीवी बैक्टीरिया, जैसे दलहनी पौधों की ग्रंथिकाओं में राइजोबियम, अभी हमने देखा, ठीक है, और जैसे आप देखेंगे सहजीवी से रहने वाले बैक्टीरिया, जैसे नॉस्टॉक हो गया, एजोटोबैक्टर हो गया, ये सब हमने देखा, घुलनशील नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ संयोजित करके अमोनिया का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरियल आपके फ्लेक्सेशन हो गए, आपके बैक्टीरियल फिक्सेशन हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है आपका नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रिफिकेशन, जो जिसको हम बोलते हैं जिसको नाइट्रीकरण भी हम कहते हैं। तो क्या इसमें क्या होता है कि ये आप देखेंगे प्रारंभ में, जिसके द्वारा अमोनिया नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस जीवाणु के द्वारा नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाती है, और मिट्टी में पाया जाने वाला जो एक जीवाणु है वो नाइट्रोबैक्टर नाइट्रेट को नाइट्राइट में परिवर्तित कर सकता है। ये तो रही बात, ठीक है, नाइट्रीकरण की। इसमें क्या होता है कि जैसे एक यही चीज़ है कि स्टार्टिंग में जो नाइट्रोसोमोनास होता है जीवाणु द्वारा अमोनिया का नाइट्राइट में परिवर्तन होता है, और इसके बाद नाइट्रोबैक्टर के द्वारा नाइट्राइट को नाइट्राइट में बदल देता है। ठीक है, और कम जो नमी वाले जो मिट्टी है उसमें वायु की कमी के कारण नाइट्रिफिकेशन की जो दर है वो घट जाती है। क्लियर है? एसिमिलेशन की अगर मैं बात करूं, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण। ठीक है, तो स्वांगीकरण आपका क्या होता है, यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे ये इस प्रक्रिया में क्या होता है कि पौधे के द्वारा स्थिर की गई नाइट्रोजन कार्बनिक अणुओं के द्वारा जैसे प्रोटीन, DNA, RNA में परिवर्तित हो जाती है। अमोनीकरण की अगर मैं बात करूं, तो अमोनीकरण जिसको अमोनिफिकेशन कहते हैं, ठीक है, तो अमोनिफिकेशन क्या होता है कि स्वतंत्र और सहजीवी नाइट्रोजन, ठीक है, तो स्वतंत्र और सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण वाले सूक्ष्म जीवाणुओं में एक निश्चित समानता होती है। ये सभी नाइट्रोजन एंजाइम की सहायता से यौगिकीकरण प्रक्रिया करते हैं। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थित में किया जाता है, और इस प्रक्रिया में वायुमंडलीय नाइट्रोजन प्रारंभिक तौर पर अमोनिया में परिवर्तित होते हैं। और आप देखेंगे कि जैसे इसमें कई सारी चीज़ें, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल देखेंगे जो एक्टिनोमाइटिस और कवकों द्वारा अपरद में अवस्थित एंजाइम है विघटनशील कार्बनिक नाइट्रोजन जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्लों को अमोनियाकरण की प्रक्रिया के द्वारा अमोनिया में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद विनाइट्रीकरण की अगर हम बात करें तो इसको डेनिट्रिफिकेशन कहते हैं। तो अगर आप देखेंगे वाटर लॉक जो होते हैं और अनॉक्सीकारी स्थिति हो तो दूसरे समूह के
सूक्ष्म जीवाणु जैसे कि विनाइट्री कारक सक्रिय हो जाते हैं और स्यूडोमोनास जो कि बहुत ही सामान्य विनाइट्रीकरण कारक जीवाणु हैं और ये देखेंगे आपकी कम वातित और अपरस से परिपूर्ण परिस्थिति में अच्छा काम करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। बहुत सारे जैसे उच्च स्तरीय पौधे क्या होते हैं, मिट्टी में अवस्थित नाइट्रेट को अवशोषित करने में सक्षम होते हैं और ये सब चीज़ें इसमें हम देखते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें विनाइट्रीकरण में आपकी आ जाएंगी। क्लियर है? जैसे इसमें भी यही सब दिया गया कि नाइट्रेट का पुनः गैस नाइट्रोजन में परिवर्तित होना विनाइट्रीकरण कहलाता है और जीवाणु मिट्टी में अंदर गहराई से जल तलिका में निकट रहते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन मुक्त माध्यम से रहना पसंद करते हैं। विनाइट्रीकरण नाइट्रोजन स्थिरीकरण के विपरीत होता है। यहाँ पर वायुमंडल नाइट्रोजन के कुछ आपको यहाँ पर चक्र बनाया गया है कुछ इस तरह से। ठीक, यहाँ पर कार्बन चक्र एक्चुअल में क्या होता है कि कार्बन चक्र जो है इसने पूरे इतिहास में पृथ्वी को बहुत प्रभावित किया है क्योंकि इसने बड़े जलवायु परिवर्तन में योगदान दिया है और इसने जीवन के विकास को सुविधाजनक बनाने में भी मदद की है। ये पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण चक्रों में से एक है और जीव मंडल और इसके सभी जीवों के साथ कार्बन के पुनर्नवीनीकरण और पुनरुपयोग को अनुमत करता है। ठीक है, आप देखेंगे कार्बन चक्र में पृथ्वी की सबसे तेज रिसाइकलिंग प्रक्रियाओं में से एक जाना जाता है और कार्बन चक्र की 3 मुख्य चरण हैं जिनसे वो गुजरता है, जैसे जलाशय हो गया, ठीक है, एसिमिलेशन हो गया, रिलीज हो गया। तो ये सब क्या है आपके कार्बनीय चक्र के कह सकते हैं कुछ चरण हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर और चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको हो सकता है पिक्चर दिया गया है अगर कार्बन साइकिल का, तो पहले आप पिक्चर पे एक बार जो है यहाँ पर जैसे देख सकते हैं। हम इसको बाद में चलिए कवर करते हैं। पहले हम यहाँ पर देखते हैं जैसे वायुमंडल में क्या क्या चीज़ें हैं उसको हम समझ लेते हैं। कार्बन चक्र की जो बात की जा रही है, देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है कि जैसे जीवों के जब शुष्क भार का लगभग कार्बन साइकिल में आप देखेंगे 49% जो भाग है वो कार्बन से बना होता है और यदि हम भूमंडलीय कार्बन की पूर्ण मात्रा की ओर ध्यान दें तो पता चलता है कि समुद्र में 71% कार्बन विलय के रूप में विद्यमान होता है और यह सागरीय कार्बन भंडार वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियत करता है। यही चीज़ यहाँ पर दी गई है आपको। जीवाश्म ईंधन भी कार्बन के एक भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। कार्बन चक्र आप देखेंगे वायुमंडल, सागर, जीवित और मृत जीवों के द्वारा ही संपन्न होता है। एक अनुमान के अनुसार जैव मंडल में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रतिवर्ष 4 × 10⁻13 किलोग्राम कार्बन का स्थिरीकरण होता है और कार्बन की एक महत्वपूर्ण मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उत्पादकों यानी कि आप देखेंगे कि उत्पादकों और उपभोक्ता कंज्यूमर और जो कह सकते हैं उत्पादक हैं उनकी श्वसन क्रिया के माध्यम से वायुमंडल में वापस जाती है। ठीक है, इसके साथ ही क्या होता है कि भूमि और सागर से जो कचरा सामग्री और या फिर हम मृत कार्बनिक सामग्री के अपघटन के द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी मात्रा अपघटकों के द्वारा छोड़ी जाती है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद लकड़ी के जैसे जलाने, जंगल में आग, जंगल की आग हो गया, जीवाश्म ईंधन के जलने, ज्वालामुखी क्रियाओं आदि के स्रोतों के द्वारा भी वायुमंडल में कार्बन सामग्री और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। ये तो रही मोटी मोटी बात। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पर क्या चीज़ कही जा रही है कि जो भूमंडलीय कार्बन चक्र के जो चरण हैं उनको हमें समझना है। जैसे आपका सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, आपने कई बार एनसीईआरटीज़ में भी पढ़ा होगा। जैसे हरे पेड़ पौधे जो है वो संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 का उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और अजैव कार्बन को यानी कि भोजन में परिवर्तित करते हैं और ऑक्सीजन को विमोचित करते हैं। ठीक है, जंगल में जैसे लगने वाली जो आग है उसके द्वारा बड़ी मात्रा में CO2 विमोचित होता है, हमने अभी समझा था। श्वसन के लिए भाई ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहते हैं सभी जीवधारी श्वसन करते हैं और एक उपापचय क्रिया करते हैं और जिसमें ऊर्जा भोजन के ऑक्सीकरण के द्वारा CO2 और जल मुक्त कराने के लिए होता है। इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पुनः विमोचित हो जाती है। अपघटन की अगर बात की जाए तो आप देखेंगे कि अपघटन क्या होता है, आपका डीकम्पोजिशन जो है इसमें देखेंगे कि जैसे जंतुओं के द्वारा क्या होता है स्वांगीकृत या पौधों के द्वारा संश्लेषित किया गया सभी भोजन उनके द्वारा पूर्ण रूप से उपापचयी क्रियाओं में प्रयुक्त नहीं होता है। इसका अधिकांश भाग आप देखते हैं उनकी अपनी जीव संहिता के रूप में संग्रहित होता है और मृत जीव जो है वो पदार्थ सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित कर दिया जाता है और अपघटों के द्वारा CO2 वायुमंडल में विमोचित कर दिया जाता है। दहन, ठीक है, कंब्यूशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर क्या है कि दहन क्या है, जीव सहित के जलने पर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड विमोचित होती है आपकी। ये मोटे मोटे फैक्ट्स यहाँ पर कुछ हैं। इसके बाद हम आगे बढ़े तो देखते हैं जैसे कि क्या चीज़ें हैं यहाँ पर।
जैसे मानव की गतिविधियों का क्या प्रभाव पड़ता है, तो जो मानव औद्योगिकीकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन में आप देखते हैं भूमंडलीय कार्बन चक्र में बड़े पैमाने पर जैसे वनों को काटना, ठीक है, उद्योगों को इस्टेब्लिश करना, बिजली संयंत्र, मोटर वाहनों की संख्या में वृद्धि करके क्या होता है, जीवाश्म ईंधनों के उपयोग में होने वाली वृद्धि कार्बन डाइऑक्साइड में बहुत वृद्धि को बढ़ा देती है। इसके लिए मानव बहुत उत्तरदायी है। अब जैसे यहाँ पर आप मानव गतिविधि, जो हम लोग गतिविधियाँ जैसे औद्योगिकरण हो गया, शहरीकरण, मोटर गाड़ियों के बढ़ते प्रयोग, एसी वगैरह हम जो यूज़ करते हैं, इससे क्या है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड कितना वायुमंडल में हमारे बढ़ रहा है, ठीक है। हम सब देख रहे थे CFC जैसे हम फ्रिज में यूज़ करते हैं, एसी में हम नहीं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन सब का उपयोग हम कितना ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा देखिए ग्लोबल वार्मिंग, ये सब का प्रभाव हमारे दिखने लगा है, हमारे नेचर में दिखने लगा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का ही मुख्य कारण है और इनको बढ़ा रही है कहीं ना कहीं। ये देखिए आपको कार्बन साइकिल भी आपको दिया गया है यहाँ पर, किस प्रकार से जो है कार्बन चक्र आपका चलता है। इसके बाद ऑक्सीजन चक्र की अगर मैं बात करूं तो देखेंगे कि ऑक्सीजन चक्र जो है, यानी कि ऑक्सीजन साइकिल आपका कैसे काम करता है। तो आइए यहाँ पर इसको ऑक्सीजन साइकिल को हम समझ लेते हैं। जैसे पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है कि ऑक्सीजन की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, हम सब समझते हैं इस चीज़ को। ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ और फॉर अर्थ ऑल्सो, है ना। तो भूमिका होती है और ऑक्सीजन का जो निर्माण है वो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषित हरे पौधे और सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र के जो आपसे फाइटो प्लैंकटन होते हैं, जैसे पादप प्लवक के द्वारा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा होता है, ठीक है। इसके अलावा ज्वालामुखी उद्वेदन हो गया, खनिज ऑक्साइड के न्यूनीकरण के द्वारा ऑक्सीजन वायुमंडल में पहुंचती है और ऑक्सीजन चक्र के अंतर्गत स्थलीय और सागरीय जीवों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के समय जनित ऑक्सीजन और ज्वालामुखी उद्वेदन के समय कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में निकली ऑक्सीजन का वायुमंडलीय ऑक्सीजन भंडार में प्रवेश होता है। अब सागरीय और स्थलीय जंतुओं के द्वारा श्वसन, खनिजों के ऑक्सीकरण, लकड़ियों और जीवाश्म खनिजों के जलने के में वायुमंडलीय ऑक्सीजन भंडार से ऑक्सीजन खर्च होती है और इस तरह ऑक्सीजन चक्र चलता रहता है आपका, ठीक है। तो अब पृथ्वी पर देखेंगे बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाए जाने वाले तत्व हैं और वायुमंडल में लगभग 21% है, ठीक है। और बड़े पैमाने पर हम बात करें तो पृथ्वी के पटल पर यौगिक रूप से और वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाई जाती है। आप देखेंगे कि जैसे ये कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट अन्य खनिज के रूप में पाई जाती है और ये जैविक अणुओं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल हो गया, वसा में भी एक आवश्यक घटक है आपका ऑक्सीजन चक्र, ठीक है। हम ऑक्सीजन चक्र के बारे में बात करते हैं तब हम मुख्यतः उस चक्र को निर्देशित करते हैं जो ऑक्सीजन की मात्रा को वायुमंडल में संतुलित करता है। तो वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग 3 प्रक्रियाओं में होता है जिनका नाम है श्वसन, दहन और नाइट्रोजन, ठीक है। याद रखिएगा ये ऑक्साइड के निर्माण में हेल्प करते हैं, ठीक है। वायुमंडल में ऑक्सीजन में केवल एक ही मुख्य प्रक्रिया है जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, उसके द्वारा लौटती है। यहाँ पर आपको ऑक्सीजन का चक्र दिया गया है कि किस प्रकार से देखिए यहाँ पर जीव जंतु इस ऑक्सीजन को सांस लेने की प्रक्रिया के द्वारा अपने शरीर में लेते हैं और अपना जीवन चलाते हैं, जैसे हम भी यही करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन किस प्रकार से लेना, छोड़ना, उस प्रकार से पूरा जो है ऑक्सीजन चक्र आपका चलता रहता है। यहाँ पर आपका ऑक्सीजन साइकिल दिया गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, आप इन पिक्चर को चाहे तो कह सकते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कभी अगर इस तरह की कुछ बनाकर करना हो, नॉट स्पेसिफिकली कि सेम टू सेम बट इंडिकेशन के साथ आप इसको लिख सकते हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग में, ठीक है। यहाँ पर पेड ग्रुप के लिए कुछ नंबर्स आपको दिए गए, ज्ञान सर का भी नंबर दिया गया है, आप उन पर चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी कोर्स में एडमिशन लेना है, किसी और चीज़ की इन्फॉर्मेशन एग्जाम से संबंधित लेनी है तो आप इन नंबर्स पर हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे साथ निरंतर जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे चैनल पर। हमारे चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन राइट टाइम पे आपको मिल सके। यदि आप नए हैं तो पुराने मॉड्यूल्स को ज़रूर देख लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हर मॉड्यूल। फ्री टेलीग्राम के ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ और इसी तरह से निरंतर बने रहें। हमारी वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब इसका भरपूर लाभ उठा सकें। इसी तरह से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई के प्रति निरंतर जो है आप बिना किसी रोक टोक के और बिना किसी अवरुद्ध के आप इसको निरंतर जारी रखें। अपना ध्यान रखिए और हमारे साथ बने रहिए।